मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का पंजाब का प्रधान हूँ ते जो संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई दे विच पिछले 3 महीनों तो दिल्ली के 4 बार्डरां के उपर जो संघर्ष चल रहा है, जो अंदोलन चल रहा है, उहदे जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो लीडरशिप है, जो आगू टीम है, जो भी हुण तक विज्ञान भवन दे विच ये किसानां दा जो मुद्दे है 3 काले कानून और MSP इन्हां दे उपर जिन्नियां भी मीटिंगां होंगियां उन्हां दे विच मैं शामिल है। तो अज का जो विषय है स्टेट रिप्रैशन किसान अंदोलन ते जां मजदूरां दे जां जिन्ने भी होर वर्ग है, विद्यार्थी है, नौजवान है, उन्हां ते जो तशद्दद है, जो रिप्रैशन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 204 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ट्रैक्टर परेड का, उस दिन भी जो रिप्रैशन होया, भावें झूठे केस है किसानों के उपर, असी समझते हैं भी जोड़े सारे के सारे केस है वो सारे झूठे है, तो जिन्ने भी किसान ते नौजवान जेलों के विच बंद है वो सारे इस स्टेट जोड़ा रिप्रैशन है वह हिस्सा है। तो असी सारे वर्गों के नाल रल के हुण भी जोड़ा साडा लीगल पैनल बनया होया है इस स्टेट ऑपरेशन के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे वालों अध के लगभग जोड़े किसानों दीआं नौजवानों दीआं जमानतां करवा के उन्हां दी रिहाई हो चुकी है, जिन्हां च इस तो इलावा किसानों तो इलावा जो मजदूरां ते जबर है, खास करके जो मजदूर अधिकार संगठन दे आगू साडी बेटी है नवदीप कौर, शिव कुमार जी है, इन्हां ने साडे अंदोलन दे विच डट के साडी सपोर्ट की है। मजदूर हुंदे होए इन्हां ने अपनी जो फैक्टरी मजदूर सीगे उन्हां दी लामबंदी करके ये साडे धरने दे विच, साडे अंदोलन दे विच साडे नाल सॉलीडैरिटी प्रगट करन दी खातर साडे अंदोलन दे विच शामिल इन्हां ने करवाया। ते इन्हां ते जो रिप्रैशन होया खास करके नवदीप कौर ते शिव कुमार ते वो आप नूं पता ही है, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਜੀ, इन्हां बारे छोटे पत्रकार भाईचारे दे विचों ही है। इन्हां ने साडे धरने जिस दिन 29 तरीक नूं पुलिस ते BJP के कुछ बंदियां वालों रल के साडे धरने ते जो साडियां बीबियां सीगियां, साडे किसान सी, उन्हां ते उन्हां ने इट बट्टा मारिया, उन्हां ते पथराव कीता। उस दिन इन्हां ने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग कीती, इन्हां ते पुलिस ने तशद्दद कीता ते उस तो बाद केस पा के इन्हां ते जेल च भी इन्हां नूं बंद कीता, भावें हुण जमानत ते रिहाई होई है। इन्हां दा भी असीं सन्मान भी कीता असीं स्टेज तो। ते इन्हां दे नाल जां होर भी जिहड़े पत्रकार है जां जिहड़ा होर भी जिहड़े वर्ग है जिहड़े भी साडे अंदोलन दे विच सपोर्ट कर रहे ने, उन्हां दे खातर असीं अज दी प्रैस कानफ्रेंस दे विच दसदे हां भी असीं डट के खड़ांगे, डट के सपोर्ट करांगे उन्हां दी। संजीव माथुर जी जो बहुजन समाजवादी मंच संगठन के कार्यकर्ता, मैं उनको बोलूँगा कि वो संबोधित करें प्रेस को। सभी को जय भी। देखिए, जब पिछली बार हम लोग मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नवदीप की रिहाई के लिए और शिव कुमार की रिहाई के लिए बात कर रहे थे। अभी नवदीप को जो बेल मिली है और उसके बाद जो हकीकत हम लोगों के सामने आई उस दिन भी हमने रखी थी कि
कि राज्य सरकार ने और उसकी पुलिस ने किस तरह का अत्याचार इस युवा कार्यकर्ता के साथ किया है। और शिव कुमार के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि जो सरकार है और जो पुलिस और प्रशासन है वो इस देश के संविधान और कानून का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे। ये हमने लगातार देख रहे हैं कि भाजपा और भाजपा समर्थित सरकारें या केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार है वो किस तरह से पिछले 3 महीने से देश के किसानों के साथ ही व्यवहार कर रहे हैं। और ये बात को हम दोबारा से दोहराने इसीलिए आपके बीच में आए हैं कि देखिए इस देश के जमहूरियत लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। और अगर इस खतरे को वक्त रहते हमने सुधारा नहीं, इसमें बदलाव नहीं किया तो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। ये देश का निज़ाम जिसको इस देश के लोगों ने अपने खून पसीने से बनाया है, इस देश के लोकतंत्र जिसके लिए हजारों बहुजनों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून दिया है, वो खत्म हो जाए। और ये सिर्फ ऐसा बात नहीं है, ये आप देखिए तो किसानों के साथ साथ मजदूरों और बहुजनों के साथ जिस तरह से सरकार व्यवहार लगातार कर रही है, हर बार अत्याचार की एक नई नजीर पैदा कर रही है। हर बार आप किसी भी केस को देख लें, चाहे वो मनदीप का केस हो, चाहे नवदीप का केस हो, चाहे किसानों के साथ की बात हो, तो सवाल ये है कि क्या हम चुप बैठे रहें? क्या हम ये सोच के चुप बैठे रहें कि अब शायद कुछ ये सरकार जैसा करे? तो इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि देखिए अब शिव कुमार के साथ ही जो व्यवहार किया गया है, और हमने पिछली बार भी मांग करी थी और अब भी दोहरा रहे हैं कि जो जेल के अंदर नवदीप के साथ व्यवहार हुआ है और शिव कुमार के, उस पर बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, वो बचने नहीं चाहिए। दूसरी बात कि ये एक समझदारी हमें बतानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि ये किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। ये देश के हर उस मेहनतकश, उस इंसान का जो इंसाफ में और लोकतंत्र में भरोसा रखता है, उसकी भी उम्मीद इससे लगी हुई। तो इसको अलग करके नहीं देखना चाहिए कि अच्छा ये मजदूरों का सवाल उठा रहे हैं तो हम इनकी बात नहीं करेंगे, ये दलितों का सवाल उठा रहे हैं तो ये अलग सवाल है। सारे सवाल इस देश के लोकतंत्र से जुड़े हुए सवाल हैं और वो एक साथ उठाए जाने चाहिए और उनको एक साथ उनके जवाब भी मिलने चाहिए। तो हम बहुजन समाजवादी मंच के साथियों का ये बहुत स्पष्ट मानना है कि पहली बात कि ये स्टेट का, राज्य का, चाहे वो केंद्र का सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो जिस भी स्तर पे जो ये हनन कर रहे हैं हमारे अधिकारों का, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का, उस पे कोई एक पब्लिक ट्रिब्यूनल बने और जो उस पर बात करे और इस सरकार को भी खींचे। हम तो डिमांड कर रहे हैं लगातार कि ये सरकार बियॉन्ड रूल चली गई है, ये कानून को मान ही नहीं रही है सरकार। चाहे वो दिशा का केस हो, चाहे नवदीप का केस हो, कोई केस आप उठा लीजिए पिछले, और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका कहूँगा कि इन सब चीज़ों को रखने के लिए जो मीडिया है वो भूमिका नहीं निभा रहा। जो बात सीधी और सच्ची है वो सीधे और सच्चे ढंग से नहीं रखी जा रही। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करें। आप सबसे गुजारिश है, आप आए हैं यहाँ पे, कि इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश के उन क्रांतिकारियों, उन स्वतंत्रता सेनानियों जिनकी भी हम इज्जत करते हैं, उनके ख्वाबों का जो भारत है, उनके सपनों का जो भारत है, अगर उसको ये टूट गया आज,
तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है। तो गुजारिश है कि इन चीज़ों पर सोचें और शिव कुमार के मामले में भी सरकार उसको फौरन रिहा करे और ये जितने केसेस हैं ये खारिज करे, चाहे वो 26 जनवरी का केस हो, चाहे वो नवदीप का केस हो, चाहे वो मनदीप का केस हो, कोई भी केसेस है, ये सारे केसेस झूठे हैं, फेक, फैब्रिकेटेड हैं, इन्हें फौरन खारिज किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। संजीव जी धन्यवाद। हम सभी देख रहे हैं कि कैसे कस्टोडियल वायलेंस लगातार हो रहा है इस देश में, जबकि इतनी सारी गाइडलाइंस आ चुकी है डी के पास और तमाम तरह की। अभी मैं मनदीप पुनिया जी को आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करें, जो कि खुद स्टेट डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। सामने आ जी। साथियों सभी को मेरी नमस्कार। मैं बेसिकली पत्रकारों के इशू पे बोलना चाहूँगा और मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा यूपी के 59 पत्रकारों के ऊपर जिनके ऊपर लॉकडाउन के बाद मुकदमे हुए हैं। तो और इसके साथ ही अब बिहार में भी हमारे एक साथी हैं उत्कर्ष कुमार सिंह, उनके ऊपर मुकदमा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर लिखने के, और एक ऐसी ट्वीट के लिए भी उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जो उन्होंने किया भी नहीं था। बिहार में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिशें हो रही हैं, आप हम सभी को पता ही है। कश्मीर के पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार हैं, 3 पत्र अभी 2020 के आते आते 21 के आते आते 3 पत्रकारों के ऊपर और अभी कश्मीर में चल पड़ा है, मुकदमे चल पड़े हैं। ऐसे ही कप्पन सिद्दीकी साहब का मामला लें, हाथरस में वो ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, वो अभी तक जेल में हैं। तो मेरा ये मानना है कि पत्रकार का काम ग्राउंड पे होता है, वो उसको जेल नहीं होनी चाहिए, उसको अपना काम करते रहना चाहिए। मैं भी अपना काम कर रहा था, मैं भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था। मुझे 30 तारीख को पुलिस ने उठाया। आप देखेंगे कि जब पुलिस ने मुझे उठाया लाठियां बरसाते हुए और जब जो मेरा अरेस्ट दिखाया है उस टाइम में भी अंतर है। मुझे शाम के 7 बजे के आसपास उठाया गया है और फिर रात के 1 बजे के आसपास उन्होंने मेरी गिरफ्तारी दिखाई है। तो ये जो इतना लंबा जो गैप था बीच का, इस बीच वो लगातार मेरे साथ उन्होंने वोलेंस की, वो मेरे को मारा है, मेरे लेफ्ट लेग को अलग करके उसके ऊपर अलग से लाठियां बरसाई और मुझे एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेके गए वो, और ठंड में पंखा चला दिया और मेरी जैकेट उतरवा दी थी। मैं नंगे पैर मुझे वहाँ पर बैठाए रखा, पानी मांगा तो पानी मुझे पिलाया नहीं, मेरे मुंह पे मारा और लगातार करते रहे कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं। तो पुलिस की जो ये डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आती कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं। पत्रकार रगड़ने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, हम कोई मतलब चटनी नहीं है कि आप रगड़ दोगे। तो ये एक जो पुलिस सिस्टम है इंडिया का, इस पर सीरियसली बात करनी पड़ेगी, है ना। जो भी नागरिक हैं वो पुलिस द्वारा रगड़ने के लिए नहीं है, हमारे अपने अधिकार हैं। और इस बीच मैं उनसे लगातार कहता रहा कि आप मेरी वकील से बात करवा दीजिए, आप मेरे एडिटर से मेरी बात करवा दीजिए, मेरे वाइफ से मेरी बात करवा दीजिए। उन्होंने को एक भी नहीं सुना, बोला आप तो तिहाड़ से बात करना। मतलब उन्होंने उठाया किस लिए था कि मैं तिहाड़ भेजेंगे मुझे। तो ये जो शब्दावली और जो ये पुलिस का जो व्यवहार है, ये इसके ऊपर सीरियसली सवाल होने चाहिए। नवदीप कौर बैठी हैं, इनके ऊपर जो पुलिस ने कस्टडी में किया है। शिव कुमार आपको पता ही है, हाईकोर्ट ने मेडिकल के लिए कहा तो उस मेडिकल में जो निकल कर आया है वो आप सब लोगों के सामने है। किसान हो, मजदूर हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पर्यावरण कार्यकर्ता हो, उन सबको जेल भेजा जा रहा है, जबकि वो नागरिक हैं, है ना। अगर राजनीतिक भाषा में बोलें तो वो नागरिक हैं। और सत्ता और नागरिकों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, संविधान का कॉन्ट्रैक्ट है। वो नागरिक कोई भी अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको गैर कानूनी बता के जेल में डाल दिया जा रहा है। तो मतलब वो एक हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है संविधान का, उसको ही खारिज कर रही है सत्ता, और वो प्रजा चाह रही है
जैसे राजा और प्रजा होता है वैसी प्रजा चाह रही है, लेकिन नागरिक नहीं चाह रही, जिसके कुछ अधिकार हैं संविधान के तहत। तो इसके ऊपर सीरियसली हमें सोचने की जरूरत है। और आप मैं इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी रेगुलेट करने की सरकार कोशिश कर रही है। इससे पहले हम देखेंगे कि सिर्फ ट्वीट करने के कारण हमारे बहुत सारे जो सीनियर पत्रकार हैं उनके ऊपर सेडिशन का केस लगाया गया, और कई जो अल्टरनेटिव मीडिया के संस्थान हैं उनके ऊपर छापे, न्यूज़ क्लिक के ऊपर छापा पड़ा और पूरा 110 घंटे तक वह छापा चलता रहा। तो ये मतलब जो भी अभी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो भी संस्थान अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे करना, जेलों में डालना, ये बिल्कुल मतलब पत्रकार भी एक नागरिक ही है, तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसके ऊपर बोलना पड़ेगा। और जितने भी मतलब जो अपने आप को नागरिक मानते हैं, मतलब वैसे तो देश का हर आदमी नागरिक है, तो जितने भी नागरिक हैं उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे पत्रकार हों, मजदूर हों, किसान हों, और उनको सीरियसली आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने अधिकारों के लिए, जो उनका संवैधानिक अधिकार जो उनका हनन हो रहा है उसके ऊपर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मजदूर अधिकार संगठन के जो 2 नेता अभी जेल में थे, जिसमें से नोदी बाहर आ चुकी हैं और शिव कुमार अभी भी हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट में उनको बहुत चोट लगा है बहुत जगह से, और बहुत दलित सूचक अपमानजनक उनको गालियां दी गई हैं, उनको अभी तक हॉस्पिटल में नहीं शिफ्ट किया गया है। तो हम चाहेंगे अभी कि उनके पिताजी जो राजवीर हैं, शिवा के पिता, वो प्रेस को संबोधित करें। मैं राजवीर गांव देवडू से हूँ जी, सोनीपत में पड़ता मेरा गांव जी। मेरा बेटा शिव कुमार 16 तारीख को अरेस्ट किया गया। हमें या उसके किसी साथी को नहीं पता। वो 16 तारीख को उठाया जी, उसको अरेस्ट किया गया और 31 को हमें पता चला कि शिव कुमार को उठा लिया है। एसपी ऑफिस में गए हम, उसके बाद हमें पता लगा कि वो 10 दिन के रिमांड पे ले रखा है। और तब तक एक बार मिलाई हुई है मेरी बुधवार को जी, उससे पहले कोई मिला ही नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई किसी किस्म की वो नहीं है। चिट्ठी या कुछ आपके घर आई थी पुलिस के द्वारा कि ये इसमें है, हमारी हिरासत में है, क्या कोई चिट्ठी आई आपके पास? आपके घर में कोई पुलिस आई पूछने? घरवाली है जी, वो बीमार रहती है और छोटी लड़की है जी, एक लड़का छोटा। मैं रात को नहीं था, 9:30 बजे पुलिस आई जी। वो ये कह के पूछ के शिव कुमार है यहाँ, उन्होंने मना कर दिया यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा 1-2 दिन में पेश कर दियो और साइन करवा के ले गए जी। ये नहीं पता जी वो क्या लिख रखा था, क्यों, वो तो बच्चे थे और वो उसका तो दिमाग वैसे ही, वो तो अनपढ़ बराबर है जी घरवाली। वो तो बीमार रहती है जी 20-25 साल से। तो आपको बाद में पता चला वो ऑलरेडी तब पुलिस के पास थे जब वो आपसे ये साइन करा के लेके गए? जब वो आपके घर आए थे तब बाद में पता चला? अब समझ में आ रहा है कि वो तब पहले ही हिरासत में थे जब पुलिस वाले? हाँ जी, हाँ जी, वो शिव कुमार जैसे मिला जी, मिलाई पे उसने बताया जी कि वो मेरे को 16 तारीख को उठाया था जी। और जब वो जेल में थे तब आप 10 दिन जब जेल में थे या 20 दिन थे तब आपने मिलने की कोशिश करी? जेल वालों ने क्या बोला, मिलने क्यों नहीं मिले? वो बोला जी 15 दिन के लिए क्वारंटीन में रख रखा है, उसको 15 दिन के बाद मिलाई होगी जी। 2 तारीख को, 3 तारीख को गया जी मैं, फिर 17 को गया, बीच में मेरे ख्याल 12 तारीख को भी गया था जी मैं मिलाई के लिए, कोई मिलाई नहीं हुई जी मेरी। और जब अस्पताल में आप उनको, क्या आप उनसे देख पाए हैं, मिल पाए हैं, किस तरह की चोटें हैं या कुछ बात हो पाई? ये मिल थोड़ी, वो जैसे गाड़ी से उतारा जी वैसे ही वो देखा था हमने, वो पैर से लंगड़ा रहा था, उसके
जो पैरों के नाखून थे वो नीले पड़े हुए थे। और जी वो 16 तारीख को उठा और 24 वो पता नहीं कितनी तारीख थी उस दिन, 20 तारीख। हाँ 20 तारीख तक उसको इतनी चोटें थी जी। उस टाइम कितनी चोटें होंगी जी उसको। मेडिकल रिपोर्ट आनी थी, जांच होनी थी, वो हुई? वो खाली या जो सोनीपत नागरिक हॉस्पिटल है उसमें लेकर प्लास्टर करवा दिया जी, वापस ले गए। ना हमें कोई खबर ना किसी को खबर जी। कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिली है? नहीं जी। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नवदीप, नवदीप। ओके। मजदूरों पे जिस तरह से अभी दमन हो रहा है, हमारे बीच में सुजता डे है, जो कि एक्टू से है और मजदूर नेता खुद हैं। तो हम चाहेंगे कि अभी जो लेबर कोड और तमाम तरह के मजदूरों पे दमन हो रहा है, स्टेट का रिप्रेशन बढ़ा है, तो अपनी बात करें। मेरा नाम सुचिता है, मैं AICCTU की एक्टिविस्ट हूँ, AICCTU दिल्ली। अपना बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, नवदीप, शिव कुमार हमारे साथ नहीं है और मनदीप पुनिया, ये ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त देश को ज़रूरत है। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के लिए इनका नीडर जो एक्टिविज्म है, ये इस देश के लिए इस समय ज़रूरत है और ये जेल के पीछे नहीं होने चाहिए, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। मैं क्यों ये इस बात को कह रही हूँ? नवदीप और मनदीप ने अपना बात कहा। इस समय जर्नलिज्म का जो स्थिति है और खास करके गोदी मीडिया का जो स्थिति है, सच्चाई का कोई जगह नहीं है इस समय। जो कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड मीडिया है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, वहाँ पे मनदीप जैसे कुछ पत्रकार जो रिपोर्टिंग जो काम होता है, ग्राउंड में जाके सच्चाई जनता के सामने लाना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए जर्नलिस्ट एंड ही वाज डूइंग दैट एंड ही वाज पनिश्ड फॉर डूइंग दैट बिकॉज अ जर्नलिस्ट टुडे इज सपोज्ड टू बी स्पाइनलेस. A journalist today is supposed to speak only for the government, and a journalist who does his job faces state corruption. And as all of us can see that Mandeep is not at all bowed down. वो डरे हुए नहीं हैं और वो अपना काम करेंगे. नवदीप और शिव कुमार ये दोनों ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हैं. मजदूरों के हक के लिए मजदूरों को ये ऑर्गेनाइज करते हैं. और किसान आंदोलन जिस समय चल रहा है, उस समय ये दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया. और किस लिए किया? क्योंकि वो मजदूरों का हक मांग रहे थे, उनका वेज मांग रहे थे. मजदूर जो अपना काम करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, उनके खून पसीने का कमाई मांग रहे थे और इसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया, इनको टॉर्चर किया गया. ये जो कृषि कानून आए हैं देश में, ऐसे एक समय आए हैं जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, जिस समय गतिविधियां रोक दी गई थी. पुलिस के डंडे के सामने देश के करोड़ों मजदूर खाना लेने के लिए अगर बाहर जाते तो पुलिस का डंडा का सामना करना पड़ता. करोड़ों मजदूर शहरों से भूखे गांव लौटते तो पुलिस के डंडा का सामना करना पड़ता. और ऐसे एक समय देश के पार्लियामेंट ने कृषि कानून लाया और वेज कोड एक्ट लाया. किसानों के लिए कानून लाया, मजदूरों के लिए कानून लाया. और दोनों कानून ही किसानों से उनका हक छीनना और मजदूरों से अपना उनका हक छीनना, इसके लिए लाया गया है. ये जो वेज कोड एक्ट्स लाए गए हैं, दीज आर ये मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए, दिस शुड बी कॉल्ड स्लेव कोड, स्लेवरी का कोड है. मजदूरों को उनका हक नहीं रहेगा, उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जाएगा और अगर नहीं दिया जाएगा तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा. लेबर ऑफिसर आके जांच नहीं करेगा. मालिक का पूरा हक है कि मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम कराए, पैसा ना दे और मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. कोई लेबर ऑफिसर आके पूछेगा नहीं मालिक को. इसलिए ये कानून लाए गए हैं. यूनियनाइज होने का अधिकार मजदूरों को नहीं रहेगा. तो ये नागरिकों को, देश के मजदूरों को, नागरिकों को गुलाम बनाने के लिए देश के संविधान, देश के पार्लियामेंट ने लॉकडाउन के दौरान ऐसे कानून लाए हैं.
और अभी लॉकडाउन के बाद जो नवदीप आपको खुद बताएंगे, वो बता भी चुकी हैं कि उनका संघर्ष किस लिए था और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। पूरे देश भर में आज ये सच्चाई है, लॉकडाउन के बाद इस देश में मजदूरों का जो स्थिति है, बेतहाशा नौकरी से निकालना, बेतहाशा, उसी के साथ साथ जबरदस्त वेज कट, और जितना काम कोई मजदूर कर रहा है, जितना पैसा उससे वादा किया गया है, वो पैसा ना देना, मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूरी करवाना, काम करवा के पैसा ना देना। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। ये मजदूरों से करवाया जाता है। और अभी मैं और एक जो लॉकडाउन के बाद ही 2020 दिसंबर में कर्नाटका में विस्टन का जो इंसिडेंट है वो मैं सामने लाना चाहूंगी। आईफोन का जो असेंबली करता है ये कारखाना कर्नाटक में विस्टन, और वहाँ पे मजदूरों को जो काम करते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई अलग अलग पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, और उनको वादा किया गया था कि 22,000 रुपए महीने में दिया जाएगा इस काम के लिए। उनको ना ही वो वेज दिया गया, 12 घंटा कंपल्सरी वर्क, 12 घंटा उस कारखाने के मजदूरों को कंपल्सरीली काम करना ही है। ओपन वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ द लैंड। जितना तनख्वाह बोला गया उतना नहीं दिया गया, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया गया, और उसके बाद जब वो अपना आवाज उठाए तब उनको जेल में डाला गया, उनको टॉर्चर किया गया। कर्नाटका सरकार बाकी सब चीजों के बारे में, आप देखिए कि कैसे सिमिलरिटी है। जब कोई ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट मजदूरों का तनख्वाह मांगता है तब कहा जाता है कि उसने लॉ वायलेट किया, उसने एक्सटॉर्शनिज्म का काम किया, वो पैसा छीनने के लिए ये सब कर रही है, कर रहा है। मजदूरों की मेहनत का पैसा, जो तनख्वाह उनको मिलना चाहिए, वो अगर ट्रेड यूनियन लीडर मांग करता है मजदूरों के साथ तब कहा जाता है ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और विस्टन में यही हुआ। अभी भी 100-150 मजदूर वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। कर्नाटका सरकार बाकी सब चीजों को लेकर बहुत कंसर्न है, लेकिन इस चीज को लेकर कंसर्न नहीं है कि उनका तनख्वाह काटा गया, उनसे ओवर टाइम करवाया गया, पैसा नहीं दिया गया। The government, the elected government is not bothered about the rights of the workers in their own state. And this is the truth in each and every state of this country, especially after lockdown. लॉकडाउन के बाद मजदूरों का स्थिति बहुत खराब है, और इस समय देश के मजदूर इस बात को समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान यूनियन, फार्मर्स यूनियन, वो जो आंदोलन खड़ा किए हैं उसके साथ मजदूरों को उठ खड़ा होना होगा। क्योंकि किसान आंदोलन ने जो नारा दिया है कंपनी राज, इस समय एकमात्र इस देश में कंपनियों का चल रहा है। वो मजदूरों से काम करवा के उनको पैसा बिना दिए अपना मुनाफाखोरी करते रहे। किसान जो है वो अपना फसल जो उगाए उसका पैसा किसानों को ना दिया जाए, कंपनी का मुनाफाखोरी चलता रहे, ये चल रहा है इस समय देश में। इसीलिए मजदूर किसानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, मजदूर अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, और मजदूर एज सिटीजन ट्रीटेड होना चाहते हैं। अगर वो 8 घंटा काम करेंगे उनको 8 घंटे का पैसा देना होगा। देश में कुछ कानून है, महाजनी, सूदखोरी ये सब नहीं चलेगा, और मजदूर पुलिस के लाठी के सामने खड़े होके अपने काम का पैसा मांगेगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। और ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट को, ट्रेड यूनियन लीडर्स के ऊपर जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, नवदीप हमारे सामने एक एग्जांपल है, कोई नहीं डरा है। Because what the companies are doing, what the government is doing is illegal. What we are doing is not illegal. We are fulfilling our rights, our duties as citizens of this country. अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले, मुझे तारीख याद नहीं है, नवदीप वगैरह तब जेल में थे, किसान आंदोलन के समर्थन में सिटीजन्स मार्च था, अनप्रेसिडेंटेड, right here in the national capital of the largest democracy in the world. ट्रेड यूनियन लीडर्स के घर पहुंच के उनको नजरबंदी बनाया गया एक दिन पहले, क्योंकि नेक्स्ट दिन जो है वो सिटीजन्स मार्च होना था। एक दिन पहले से कुछ ट्रेड यूनियन लीडर्स को नजरबंद बनाया गया, और उस दिन सुबह अचानक पुलिस उनके घर पहुंचती और बोलती आज आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये खुलेआम चल रहा है, और इसीलिए अगर कोई एक्सटॉर्शनिस्ट है, अगर कोई पैसे का लूट कर रहा है, चोरी कर रहा है खुलेआम,
और उसका कोई इजाजत दे रहा है तो ये सरकार है, ये ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट नहीं है, ये किसान संगठन नहीं है। नवदीप और शिव कुमार के साथ साथ बाकी जो इस समय लड़ाई में लगे हुए लोग हैं, उन लोगों को भी इंटिमिडेट करने का जबरदस्त कोशिश चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले नवकिरण नथ के खोज में पुलिस ने जो है पूरा दिल्ली छापा मार दिया, अलग अलग घरों में जाके पूछताछ की कि आप नवकिरण नथ को जानते हैं, आपसे उनकी बात हुई है, जबकि नवकिरण नथ उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और टिकरी बॉर्डर में बैठी हुई। तो दीज इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स आर गोइंग ऑन। And I would also, because we are talking about state repression, we are talking about custodial violence, I would also like to remember our friends who are in jail because they were peacefully protesting against Citizenship Amendment Act. They were upholding the secular fundamentals of Indian Constitution. I would like to remember, I would like to talk about Umar Khalid, Miran Haider, Khalid Saifi, Ishrat Jahan, Devangana Kalita, and all of them who have been framed, falsely framed, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट में लगे हुए थे ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। कपिल मिश्रा ने जो स्पीच दिया था उसके बाद दिल्ली शहर में ओपनली दंगा भड़का था। इनमें से एक भी कार्यकर्ताओं ने जो किया था उसके बाद हिंसा नहीं हुई। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। शुक्रिया आप सभी लोगों को। धन्यवाद साथी जी। सोनीपत हरियाणा के अंदर नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ने वाले साथी ईश्वर सिंह राठी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नागरिक अधिकार मंच की ओर से इसको एड्रेस करें। यहाँ उपस्थित सभी सचेत नागरिक और प्रेस के साथियों, ये जो अभी घटना है जिसमें नवदीप और शिव कुमार को जो ये मुकदमे बनाए गए, नागरिक अधिकार मंच ने वहाँ 2 बार इस पर प्रोटेस्ट भी किया। हमने एसपी से मिलने की कोशिश की, पुलिस ने वो कहे एसपी है नहीं यहाँ, तो हमने कहा चलो डीएसपी से मिला दो, तो आखिर वो बोले नहीं पुलिस आपसे नहीं मिलेगी। तब तहसीलदार आया और उसने ज्ञापन लिया। अभी भी हम दोबारा फिर गए थे क्योंकि ये पता चला कि भाई शिव कुमार की बहुत पिटाई हुई है, तो हम दोबारा फिर ज्ञापन दे गए हैं 2 दिन पहले ही। इसमें एक चीज़ समझने की है कि ये 3 FIR हैं। एक 28 दिसंबर की है जिसमें नवदीप और साहिल और जैसे होता है ना अदर्स 15-20 ये लिख दिया। दूसरी जो FIR है उसमें नवदीप और 40-50। तीसरी FIR में है नवदीप और 50-60। मतलब ये 3 FIR, 2 FIR 12 जनवरी को हुई हैं और एक FIR 28 दिसंबर को हुई हैं। अब जब सरकार कोई कदम उठाती है किसी भी आंदोलन को तोड़ने के लिए, तो उसमें झूठ तो पहली ही बात होती है। तो ये सारा का सारा मजदूर आंदोलन है, वहाँ किसान आंदोलन भी है साथ में ही, तो निश्चित रूप से कुछ मजदूर हौसला लेंगे। इतने बड़ा इतिहास का इतना बड़ा आंदोलन है तो उसके आसपास भी जागृति आई, तो मजदूरों ने अपनी वेज की बात हो, दूसरी बात हो, तो नवदीप ज़्यादा बताएगी उस बारे में। तो हम समझ रहे हैं भाई ये जो लेबर लॉज में अभी जो पिछले दिनों जो बदलाव किया है, 44 जो श्रम कानूनों को समेट कर 4 लेबर कोड बना दिए, 300 तक के जो वर्कर जिस फैक्ट्री में होंगे उनको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है उनको हटाने के लिए। 8 घंटे की जगह 12 घंटे का जो परिवर्तन किए रहे। और ऐसे ही किसान आंदोलन में जो ये तीनों ही जो एक्ट आए हैं और बिजली संशोधन बिल, MSP और जो
1 करोड़ रुपया जुर्माना होगा अगर कोई पराली जलाएगा, तो आप समझ लीजिए इसमें देश किस तरफ जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होने जा रही है। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई बहुत तेज़ी से देश की जो टोटल जो धन संपदा है वो चंद कंपनियों के साथ है, मतलब जा रही है। दूसरी ओर ये सब समस्याएं खड़ी हो रही हैं, लेकिन लोग आंदोलन तो करेंगे। इतना बड़ा किसान आंदोलन हमारी ज़िंदगी में तो हुआ नहीं। हम 69 साल के हो गए, 70 में हम लग रहे हैं, और आज उसको 3 महीने से ज़्यादा हो लिया। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि भाई ये जो किसान आंदोलन है ये देश का सबसे बड़ा समुदाय है। इसके लिए सरकार को दबाना आसान नहीं है। ये अपनी जीत की तरफ बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। सरकार की हर साजिश फेल हो रही है। जैसे निशान साहिब वाले को खालिस्तान का झंडा बता रहे थे, जबकि हम सब जानते हैं अब उस झंडे को लेकर हमारे जो सिख भाई हैं, सैनिक हैं, वो चीन के बॉर्डर पर भी लड़ते हैं। मोदी उसको माथे पर लगा रहा है खुद, और मीडिया है जो दिन रात उसको बता रहा है देश के विरोध में हो गया। अरे देश के किसानों ने अगर वहाँ किसान का झंडा लगा भी दिया, निशान साहिब का भी मान लिया लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए था, हम ये नहीं करें, लेकिन लगा भी दिया, तो वो चीन पाकिस्तान के आदमी है क्या? तो ये सब जनता को लगातार झूठ परोसी जा रही है। साथियों, देश एकदम से भयंकर समस्याएं हैं, हम सब ने मिल कर के लड़ना पड़ेगा। नागरिक अधिकार मंच हमेशा ही सोनीपत में इन बातों को, जो भी अन्याय होता है उसके ऊपर आवाज़ उठाता रहता है। हमारी ताकत जितनी भी हो, लेकिन हमें दबने वाले नहीं हैं। इतनी बात कहेगा, मैं अपनी बात को समाप्त कर दूँ। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि 1 अप्रैल से जो लेबर कोड है उसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, तो उसके लिए कुछ एजुकेशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा कि नहीं? मैं बता दूंगा बाद में। सेंट्रल ट्रेड की ओर से विद्यासागर भूल गए, नहीं किया, तो ये साथी बताएंगे उसके बारे में, कह रहे हैं, मैं भी बता देता, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद ईश्वर सिंह राठी जी। अभी मैं विद्यासागर गिरी, जो देश के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो प्रेस को एड्रेस करें। साथियों, अभी आपने हमारे साथियों की बात सुनी है, और अभी हमारे साथियों की बात आपने जो सुनी वह वास्तव में देश की जो स्थिति है, नागरिक आज़ादी की जो स्थिति है, संवैधानिक जो प्रावधान है उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इसकी चर्चाएं, उस पर मैं रिपीट नहीं करना चाहता। 2 बात की चर्चा हम करना चाहते हैं। यह हुकूमत, यह सरकार जब से आई है 14 से, अगर थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स बजाएं, चूँकि अभी किसान आंदोलन पूरे देश में है और पूरे देश का मजदूर आंदोलन पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा है। और अभी किसान आंदोलन में देश के सारे 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन यूनाइटेड होकर और सरकार के उन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो नीति न सिर्फ किसान विरोधी है, न सिर्फ मजदूर विरोधी है, बल्कि यह देश हित की बात करने वाले लोग देश के हित के खिलाफ, अगर हम कहें ओपनली, जो ट्रेड यूनियन ने कॉल दिया कि देश के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है इस सरकार के आने के बाद, राष्ट्रद्रोह जैसी स्थिति यह सरकार पैदा कर रही है। और कैसे कर रही है इसका हम उदाहरण उन्हीं के आंकड़ा से देंगे। जैसे अभी हम किसान आंदोलन की बात करें, जिस तरह से 3 कृषि कानून और 44 श्रम कानूनों को खत्म, 3 कृषि कानून लाए गए, 44 श्रम कानूनों को खत्म किया गया। और अभी एक पत्रकार मित्र बोल रहे थे कि 1 अप्रैल से वह लागू होगा। इसमें एक बात आपको नोट करने की जरूरत है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो संसदीय परंपरा है, तरीका है, उन तमाम तरीकों को दफना कर यह काम किए जा रहे हैं। जैसे वेज कोड बिल पास कर दिया गया, कब?
जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का विधेयक आया था, संसद में हंगामा चल रहा था, उसी हंगामा के क्रम में 4 कानूनों को खत्म करके बिना बहस के वेज कोड बिल पास कर दिया गया और वेज कोड बिल पास करके अगस्त में उसको घोषित कर दिया गया। जबकि एक एक कानून बनने में आप इतिहास देखेंगे 150 वर्षों में अंग्रेजी हुकूमत ने जो कानून बनाए थे मजदूरों के पक्ष में, वह कानून आज के डेट में अब अस्तित्व में नहीं है। सारे कानून खत्म कर दिए गए। जो अंग्रेजों से लड़ करके भगत सिंह ने पार्लियामेंट में, असेंबली में बम फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ, और मैं आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि 29 श्रम कानूनों की हत्या करके जो 3 कोड बिल पास कराए गए, जिस दिन किसान का कानून पास हुआ उसी के दूसरे दिन 3 कोड पास कर दिए गए बिना बहस के पार्लियामेंट में। वो सितंबर महीने में ही वह कोड था सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। यह तीनों कोड को एक दिन में 29 कानूनों को खत्म करके उसी किसान बिल के साथ पास किए गए। और आपको आप ही आश्चर्य होगा कि राष्ट्रपति का दस्तखत जानते हैं किस दिन कराया गया? 28 सितंबर को। 28 सितंबर एक सिंबॉलिक डे है, हमारा नेशनल प्राइड है, भगत सिंह का जन्मदिन है 28 सितंबर। यह सरकार सारा चीज सिंबॉलिक करती है, एक चीज भी बिना प्लानिंग के नहीं करती। भगत सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रपति से दस्तखत कराकर 29 कानून खत्म करके और 4 कोड लागू किया गया। यानी भगत सिंह का जो लिगेसी है, भगत सिंह की जो परंपरा है, उसको भी ये चैलेंज कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। तो भगत सिंह के जन्मदिन के दिन सारे मजदूरों के कानून खत्म करेंगे, जिसने मजदूरों के लिए पार्लियामेंट में बम फेंका था। हम थोड़ी बात इसलिए चर्चा की आप लोगों को कि अनफॉर्चुनेटली साथियों ने कहा हमारे पत्रकार बंधुओं पर कैसे हमले हो रहे हैं। और मीडिया की जो स्थिति है, किसी ज़माने में कहा जाता था कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, और आज जो मीडिया पर वर्चस्व है, प्रचार तंत्र पर जो नियंत्रण है, उसी में मदान होकर अभी पूरे देश में पोस्ट ट्रूथ की स्थिति है, झूठ की स्थिति है। अभी मोदी जी ने 3 दिन पहले 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट और बेचने की बात। मैं आपको बताऊं क्या कहा उन्होंने। आप लोग सभी प्रबुद्ध जन हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। और पार्लियामेंट में भी भाषण किया था, लेकिन वह राष्ट्रद्रोह वाली बात है जो झूठ का मुंह लंबा चढ़ाकर कहा जा रहा है। हम उन्हीं का फिगर आपको सिर्फ बताना चाहते हैं, 2 फिगर। वह कहते हैं कि घाटे का कारोबार, घाटे का पब्लिक सेक्टर हम नहीं चलाएंगे। फिगर क्या है? पार्लियामेंट में इन्होंने फिगर पेश किया है 18-19 का, जिसमें 339 पब्लिक सेक्टर हमारे देश में है, जिसमें 70 पब्लिक सेक्टर घाटे में चल रहा है। उसका टोटल घाटा कितना है साल भर का? मात्र 30,000 करोड़ रुपए। और जो 270 पब्लिक सेक्टर है प्रॉफिट में, जिसमें महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी, मिनी रत्ना कंपनी, वह जानते हैं सिर्फ 2 वर्षों में 17-18 और 18-19 में देश के खजाने में 10,34,796 करोड़ रुपए देश के खजाने में पब्लिक सेक्टर ने 17 से 19 के बीच में दिया है। वह किस रूप में दिया? हम फिगर आपको बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट का फिगर है। पब्लिक डिविडेंड के रूप में जो लोग शेयर खरीदे हैं, 71,916 करोड़ रुपया पब्लिक डिविडेंड दिया है, लाभांश जनता को। प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट 1,42,951 करोड़ रुपए सिर्फ 1 साल में। 17-18 में है 1,23,751 करोड़ रुपया प्रॉफिट 17-18 में दिया, 18-19 में दिया है 1,42,951 करोड़ रुपया। और सरकार को एक्साइज ड्यूटी या टैक्स के रूप में पिछला साल दिया 3,68,803 करोड़ रुपए, और उसके पहले 17-18 में दिया 3,52,361 करोड़ रुपए। यानी देश को सिर्फ 2 वर्ष में पब्लिक सेक्टर
10,34,796 करोड़ रुपए योगदान कर रहा है आज के डेट में, उस पब्लिक सेक्टर को कहा कि 2.5 लाख में हम 100 पब्लिक सेक्टर को बेचेंगे। आप अंदाजा करो कि यह देश बेचने की हुकूमत है, यह देशद्रोही हुकूमत है कि देश के पक्षधरता वाली हुकूमत है। यह मेरा फिगर नहीं है, यह सरकार का फिगर है जो प्रेस रिलीज में जारी किया गया है। यह प्रेस रिलीज में यह फिगर है कि प्रति वर्ष पब्लिक सेक्टर जो रेवेन्यू जनरेट करता है वह 25 लाख करोड़ रुपए है। 25 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष रेवेन्यू जनरेट करता है, और उस पब्लिक सेक्टर के 25 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेशन को, नए मूल्य सृजन को 2.5 लाख करोड़ में बेच देना, हम इस साल भर की फिगर बोल रहे हैं, और परमानेंट बेच देना, यह देश बेचना है कि नहीं? लेकिन यह फैक्ट मीडिया में नहीं आ रहा है। इसलिए मित्रों, समय ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम कहना चाहते हैं कि अभी श्रम कानून की बात किया, आप पत्रकार हैं, आप लोगों के पत्रकारों के लिए 2 कानून था। एक कानून था पत्रकारों के वेतन पुनरीक्षण, वेतन निर्धारण के लिए कानून, और एक सर्विस कंडीशन का कानून। और आपको आश्चर्य होगा, जब वेज कोड बिल पास हुआ जम्मू कश्मीर वाला मामले में, तो गलती से ही लोग भूल गया कि पत्रकारों का भी वेतन निर्धारण का कानून इसमें मिला दे, गलती से भूल गया। तो क्या किया, अभी किसानों के साथ आपका वेतन निर्धारण का कानून ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में पत्रकारों के वेतन का कानून घुसा दिया। चूंकि कानून खत्म करना है हमको, तो वेज का कानून से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के कानून में घुसाकर खत्म करना। यही नहीं, पहले हम लोग जानते थे, आप भी जानते हैं, 44 श्रम कानून है, लेकिन आप गिनती करेंगे तो 4 कोड में सिर्फ 29 कानून है। बकीय कानून क्या हो गया, किसी को पता है? बकीय कानून चुपके चुपके कहता हम रिपील कर दिए, खत्म कर दिए। और इस 6 साल में मोदी जी ने लाल किला से कहा था शुरू में कि हमने पुराने कानून खत्म कर रहे हैं, उसमें वह कानून खत्म किए जा रहे हैं चुपके चुपके। जैसे बीपीसीएल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सरकार कार्रवाई तब तक नहीं कर सकती है अगर पार्लियामेंट से बना हुआ कानून के तहत कोई प्रतिष्ठान चल रहा है, उसको बिना कानून बदले आप उस प्रतिष्ठान को बेच नहीं सकते हैं। तो क्या किया, चुपके, हम जस्ट सब समाप्त कर रहे हैं, जस्ट उसको खत्म करने के लिए बीपी जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, ये कहता है प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आपको मैं बताऊं कि बीपीसीएल का मैनेजमेंट को वर्ल्ड के मैनेजमेंट में गोल्डन पीकअप अवार्ड मिला, और प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाने वाला बीपीसीएल को ही बेच रहे हैं, बेस्ट मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड। मैं इस बात की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि न सिर्फ नागरिक अधिकारों पर हमले हैं, न सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा है, न सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। जितने कानून बन रहे हैं सब कानून में लिख दिया जाता है गवर्नमेंट हैव राइट टू अमेंड ऑल और पार्ट ऑफ द एक्ट कोड, यानी पार्लियामेंट को अब अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है, संसदीय जनतंत्र खतरे में है, नागरिक आज़ादी खतरे में है, मानवाधिकार खतरे में है, और देश का अस्तित्व खतरे में है। और इसलिए हम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग यूनाइटेडली किसानों के आंदोलन के साथ हैं। और आज भी 3 बजे से फिर हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग 2 बार किसानों के साथ हमारी मीटिंग हुई है, और देश का मजदूर वर्ग जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और देश का किसान जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, देश की इकोनॉमी के बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए यह आंदोलन नागरिक आज़ादी के साथ साथ देश को बचाने का आंदोलन है। और इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप तमाम साथी, जो चुनौतियां हैं, यह पोस्ट ट्रूथ का दौर जो है, झूठ का प्रचार करके जो जनमानस में अफवाह फैलाया जाता है, इसको सही बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और किसानों के बारे में भी जो मिथ्या अफवाह फैलाते हैं, मजदूरों के बारे में मिथ्या अफवाह फैलाते हैं, जिसकी चर्चा है, अंत में हम कहेंगे कि 1 अप्रैल से वह कहते हैं हम सारे कोड को लागू कर देंगे, जबकि फैक्ट है कि अभी तक जो मैंडेटरी प्रोविजन है वह पूरा नहीं किया गया है। और न सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही वायलेट कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड,
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो यूएनओ का है, चार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है बेशर्मी पूर्वक। इसलिए देश के बचाने की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं। यह देश के अस्तित्व के हिफाजत का आंदोलन है, जिस आंदोलन में हम तमाम देशवासियों को कहते हैं कि यह आज़ादी का दूसरी लड़ाई है। अब सही माने में कहा जाए, यह चुनी हुई हुकूमत चुन कर आई जनता से, लेकिन जनता के लिए यह अभिशाप जैसा बन गई है, देश के लिए अभिशाप बन गई है, जिसके बारे में जनता को आगे फैसला करना है। धन्यवाद। धन्यवाद साथी जी। दोस्तों, जैसा कि पत्रकारों और मजदूरों और किसानों पे जो दमन हो रहा है, ठीक वैसे ही छात्रों पे भी अप्रत्याशित राज्य का दमन अपने स्वभाव पर है। हम सब चाहते हैं कि राजवीर कौर, जो कि भगत सिंह छात्र एकता मंच की सदस्य हैं, वो आकर प्रेस को एड्रेस करें। दोस्तों, पहले तो शुक्रिया सभी प्रेस का जो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे उठाने प्रेस के लिए भी ज़रूरी है। आज हमारे साथ मनदीप पूनिया भी हैं, जिनके ऊपर अटैक हुआ था और वो मतलब उनके ऊपर भी केस ख़त्म नहीं हुए हैं, वो बेल के ऊपर है। और नवदीप हमारे साथ है मजदूर अधिकार संगठन से, जो अभी केस चल रहे हैं वो बेल पे रहा है। ये मतलब हमारे लिए बहुत खुशी वाली बात नहीं है। उनके ऊपर केसेस हैं जो कि फेक है। तो सबसे पहले तो मैं जो ये कॉन्फ्रेंस का विषय है कि शिव कुमार और नवदीप कौर के ऊपर फेक चार्जेस लगा के उनको जेल भेजा गया, उनको टॉर्चर किया गया कस्टडी के अंदर, और उसके बाद जो फार्मर्स के ऊपर भी 26 जनवरी को अटैक किया गया पुलिस द्वारा, और उन्हीं के ऊपर सारी जो जिम्मेदारी है फार्मर्स के ऊपर ही उन्होंने छोड़ दी कि इसके लिए फार्मर्स ही जिम्मेदार है। उन्होंने वायलेंस किया और बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर डाला गया। हम लोग सब लोगों के रिहाई की मांग करते हैं। और जिस तरीके से जो एक ही पैटर्न है, जो पिछले बार भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि एक पैटर्न है जिसमें सब लोगों को जो इसमें डाल के, उसी पैटर्न के अंदर डाल के फेक चार्जेस लगा के उनको जेलों के अंदर भेजा जा रहा है। वो चाहे भीमा कोरेगांव हो, चाहे CNRC हो, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे मजदूर अधिकार संगठन की लड़ाई हो। वायलेंस किसी और ने किया, स्टेट उसके साथ वायलेंस करने वाले लोगों के साथ है, जो लोगों को हमेशा चुप कराने का काम कर रहे हैं। और उन्हीं को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं को अंदर भेज दिया गया। जब नवदीप कौर की अरेस्टिंग हुई 12 जनवरी को, तो मेरी ये छोटी सिस्टर है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी सिस्टर होने के नाते ही नहीं बोल रही थी। जो सारा ये माहौल है उसमें जो मजदूर अधिकार संगठन की लड़ाई है वो ठीक लड़ाई है। यहाँ इस देश के अंदर, जैसे कॉमरेड सुचेता ने भी बोला कि ये कंपनी राज हो रहा है इंडिया के अंदर। आप देखिए, ये बहुत सीरियस सवाल है कि जब मजदूर अपनी वेजेस के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि ये कानून भी है कि आप ऐसे जो कंपनीज के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि उनसे 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने काम करवा लिया लेकिन उनको वेजेस नहीं दिया। अब कोई भी जना ये इस बात समझा दे हमें, हम मान लेंगे कि हम ही गलत है जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अपना वेजेस मांग रहे हैं उन्हीं को जबरन वसूली का केस डाल के उनको अंदर डाल दिया गया। ये बहुत बेसिक सवाल है हमारे कि जो लोग अपनी वेजेस के लिए खुद एक मजदूर हैं कंपनीज के अंदर, वो जब प्रोटेस्ट करते हैं उन्हीं के ऊपर वैसा कि इन लोगों ने जबरन वसूली की, बड़ी बड़ी कंपनीज को जो करोड़ों के कंपनी के मालिक हैं उनसे जबरन वसूली की। क्या ये हजम होगा हम लोग किसी भी आम इंसान को कि वो मजदूर जो है वो जबरन वसूली कर रहे हैं? तो हम लोगों को ये सवाल लगातार उठा रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये जो हम लोग भी लगातार बोल रहे हैं, 12 जनवरी से ही बोल रहे हैं कि मजदूर अधिकार संगठन
3 साल से मजदूरों की राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहा है। जितना यहाँ पे इकोनॉमिक लूट हो रही है, खास ये कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम करता है मजदूर अधिकार संगठन, तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या के अंदर मजदूर काम करते हैं। लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पे माइग्रेंट लेबर है। वहाँ पे कोई भी लेबर लागू नहीं किया जा रहा है पिछले टाइम पे। खास करके मिनिमम वेतन और जो महिलाओं का और पुरुषों का समान वेतन होना चाहिए, समान जो काम के लिए, वो नहीं मिल रहा है। तो क्या ये सवाल उठाना कोई गुनाह है? इसमें ये पूरे देश के अंदर ये हालत है, लेकिन जहाँ पे ये संगठन काम कर रहे हैं, इन्होंने लगातार ये सवाल उठाया। लॉकडाउन के अंदर हमारे सामने है कि वर्कर्स की हालत क्या है। तो हम लोग भी जो स्टूडेंट हैं, हम लोग भी इस सारे चीज़ को देख रहे हैं। हम लोग ये नहीं मानते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर है तो सिर्फ स्टूडेंट्स के मसले उठाएंगे। हम लोग मजदूरों किसानों के बच्चे हैं और उनके कारण से उनका जो सोसाइटी का आधार है वो मजदूर किसान है, और उन्हीं के जो बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकाला जा रहा है। लगातार देश को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचा जा रहा है, साम्राज्यवादी कंपनियों के हाथ में बेचा जा रहा है। वो हम लोग किस तरीके से सहेंगे जब ये फार्मर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए, जो फॉरेन की प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलने का जो रास्ता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रास्ते से दिया जा रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो आए हैं। वो भी हमारे माँ बाप हैं जो सड़कों पे बैठे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। मजदूर अधिकार संगठन भी 27 नवंबर से इस आंदोलन का हिस्सा बना, जिसकी वजह से ये सरकार को बहुत बड़ा खतरा है कि जो मेहनत कश तबका है वो एक होगा। जो 1 दिसंबर की ही बात है, मजदूर अधिकार संगठन ने 2000 मजदूरों को मोबिलाइज करके एक मार्च किया, जिसका अगुवाई नवदीप ने ही किया, और 1 दिसंबर को किसानों की स्टेज से बात रखी कि जो मजदूर हैं वो किसानों के साथ है। और जब ये 26 जनवरी के बाद 30-40 किसानों को खड़ा करके, उनको लोकल लोगों को खड़ा करके, जो कि लोकल बताए गए, जो कि बीजेपी के लोग हैं, जो कि आरएसएस के लोग हैं, बाद में उनकी शिनाख्त भी की गई। मनदीप पूनिया के द्वारा भी ये रिपोर्ट की गई। असल में जिनको लोकल बता रहे हैं वो तो बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं। और ये 2000 मजदूरों का खड़ा होना, ये उनको वो लोकल नहीं मानते हैं। मजदूरों को नागरिक भी नहीं माना जा रहा है, उनको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। लगातार इस एरिया के अंदर आप पर्चा तक नहीं बांट सकते। मजदूर अधिकार संघ, मतलब नवदीप ज़्यादा बात रख पाएगी, लेकिन इस पे मजदूर अधिकार संगठन को, मतलब जब लॉकडाउन में जब ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनको वेजेस दिया जाए, उनको सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, तो मजदूर अधिकार संगठन के एक साथी को किडनैप किया। हिंदू जागृति मंच ने किडनैप किया, एक साथी को ले गए, और बाद में वो साथी कुछ टाइम के बाद कहाँ मिलता है? पुलिस स्टेशन में। अब देखिए कि ये गठजोड़ किस तरीके से काम कर रहा है। इनका सिर्फ प्रशासन ही नहीं है जो हम पे हमला करता है, ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं कि आप कोई भी आवाज़ मत उठाइए। इसमें CNRC में किन लोगों ने वायलेंस की, उसमें आज बहुत लंबी लिस्ट है जो जेलों के अंदर है। सरजिल इमाम है, उमर खालिद है, गुलफिशा फातिमा है, और ये दिवांगना नताशा है, और बहुत सारे जो मिरान हैदर है, बहुत सारे लोग इसमें जेलों में हैं। और जो रोना विल्सन का भी हाल ही में उसमें आया, हमारे देश में चल कर, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये एक पैटर्न है। रोना विल्सन के ऊपर जितने भी जो इन्होंने एविडेंस दिए वो सारे ही फैब्रिकेटेड है। वो एक मतलब लेबोरेटरी ने भी ये रिपोर्ट दी है कि ये सारे फैब्रिकेटेड है। तो हम किस तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जो लेबर राइट्स के लिए बात कर रहे हो, चाहे फार्मर्स हो, उनके ऊपर भी UAPA लगाया जा रहा है। हर लोगों के ऊपर UAPA लग रहा है, देशद्रोह लग रहा है। तो असल में देशद्रोही कौन है? असल में देश को प्यार करने वाले लोग कौन है? जब इतनी बड़ी संख्या में लोग देशद्रोही ही है इस देश के अंदर, जो भी राइट्स की बात करते हैं, जो भी अपने जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सब लोग देशद्रोही है इस देश में, सब लोग UAPA लगने लायक है। हम लोग भी, मैं अपने आप को भी उसी कैटेगरी में रखती हूँ। जितने लोग जेल में हैं, आज नवदीप ने अगर आवाज उठाई, माँ हम भी उसके साथ में हैं, तो हम लोग भी गलत ही कर रहे हैं उनके पैटर्न के हिसाब से। तो हम लोगों के भी ऊपर अटैक आने वाला है, तो हम लोग भी एक साथ मिलके इसके साथ लड़ना है। तो मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से भी ये यहाँ पे बोलना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से कि भगत सिंह छात्र एकता मंच भी इस सारे हमलों की निंदा करता है, और ये लड़ाई के साथ हम लोग साथ हैं, मजदूर अधिकार संगठन के साथ हैं और किसानों के प्रोटेस्ट के साथ हैं। हम लोग मांग करते हैं, भगत सिंह छात्र एकता मंच भी ये मांग करता है कि जो ये तीनों कानून है जो किसानों के खिलाफ आए हैं, सारी जनता के खिलाफ हैं, वो सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है।
इसको वापस लिया जाए और जो लेबर लॉ है वो ठीक तरीके से लागू किए जाए, कुंडली के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर लागू किया जाए उनको। जो चेंजेस हुई है इसके बीच में लॉकडाउन के अंदर लेबर लॉज के अंदर उनको ख़त्म किया जाए। ये लेबर लॉज को ख़त्म करने का रास्ता है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी रद्द किया जाए। वो हमारे स्कूलों को, एजुकेशन को बेचने का रास्ता है और जो मिनिमम वेजेस दी जाए जो इसके अंदर कुंडली के अंदर भी, और उनको जितना भी वेतन रह रहा है वो चाहे लॉकडाउन के अंदर का हो वो वेतन उनको दिया जाए। और साथ में जो यूनियन बनाने का राइट, मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का राइट दिया जाए, जिसके लिए मजदूर अधिकार संगठन की लड़ाई थी। और खास करके नवदीप मेरे आज साथ बैठे, हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी कि उसको हम बाहर निकलवा पाए। उसके बाद शिव कुमार को भी अरेस्ट किया गया। आज मैं शिव कुमार के फादर बहुत ज़्यादा बात नहीं रख पाई, इसलिए मैं थोड़ा सा बात रखना चाहूँगी। शिव कुमार को 16 जनवरी को अरेस्ट किया गया और 24 जनवरी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। तो ये कौन सा कानून है कि इलीगल कस्टडी के अंदर रखा जाएगा? जब 24 जनवरी को उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो 10 दिन का फिर से पुलिस रिमांड लिया गया, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी कोई डकैती की है जिसका उन्होंने पूछताछ करनी हो। उसमें 10 दिन के रिमांड के अंदर उसके बाद में मेडिकल रिपोर्ट हुई, 2 बार मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाती है पुलिस के द्वारा, जिसमें नॉर्मल है कि शिव कुमार को कुछ नहीं हुआ, वो नॉर्मल है, फिट है, उनको जेल में भेज दिया गया। जब हाई कोर्ट के अंदर नवदीप और शिव कुमार का केस जो एक साथ ही देख रहे हैं जो वकील है, तो उनके बहुत मल्टीपल इंजरीज हैं, पैरों पे फ्रैक्चर हैं, हाथ फ्रैक्चर है, उंगलियां टूटी हुई हैं, पैरों की उंगलियां टूटी हुई हैं। पुलिस ने उसके नाखून निकाल दिए हैं खींच के, इतने लेवल पे टॉर्चर हुआ है उसके साथ। और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो एक बड़ी घटना के बाद एक सदमे में होता है इंसान, वो उस सदमे में है। और कोर्ट में ये हाई कोर्ट का डिसीजन था कि उसको जल्दी से चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए, लेकिन उसको एडमिट नहीं करवाया जाता है, उसको दोबारा जेल में भेज दिया गया। जैसे अभी आप देखिए कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे, कि जो टॉर्चर करना है पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जो नवदीप और शिव कुमार के ऊपर जो टॉर्चर हुआ उसके ऊपर जांच करने की हम लोगों ने मांग रखी हाई कोर्ट के अंदर। अभी हम देखेंगे कि वो जांच कहां तक पहुंचती है। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस जिन लोगों ने एफआईआर की या इल्ज़ाम लगाए वो इसके ऊपर दलील रखे कि एक्सटॉर्शन कैसे किया है इन लोगों ने, कैसे 307 का पर्चा बनता है। और हम मांग करते हैं कि शिव कुमार को तुरंत उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, उनको एडमिट करवाया जाए हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ उसको प्लास्टर लगवा के फिर से जेल के अंदर छोड़ दिया गया है। ये बहुत इनह्यूमन बिहेवियर है पुलिस का, प्रशासन का, और उसको रिहा किया जाना चाहिए। ये तीनों एफआईआर है वो रद्द की जानी चाहिए। और बाकी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। जो 90% डिसेबल हमारे प्रोफेसर है DU के, उनको भी UAPA लगा के अंदर रखा हुआ है। ये इंडियन स्टेट का नेचर है। और रोना विल्सन, सुधा भारद्वाज, सोमा सेन, सुरेंद्र गार्लिंग, सब लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। ये सारे एक पैटर्न के अंदर हैं जेल में। ये बस ये कहते हुए मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच की तरफ से ये जो मैंने मांगे रखी हैं, हमारी तरफ से ये मांगे, और जो स्टूडेंट हैं हम लोग साथ में हैं, किसानों के साथ में हैं, हम लोग मजदूरों के साथ में हैं और लगातार साथ में रहेंगे। और कास्ट के आधार पे जिस तरीके से वायलेंस हुई है वो भी हम लोग नहीं सहेंगे। शिव कुमार को बोला गया कि आप टॉयलेट साफ करो, ये किस तरीके का पुलिस का बिहेवियर है ये भी दर्शाता है। और नवदीप कौर के ऊपर भी जो अटैक हुआ वो ऑब्वियसली मजदूरों के ऊपर और एक खास कास्ट के खिलाफ एक हेट को दिखाता है, जो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कहते हुए धन्यवाद साथी राजेश। अब इस देश में जो अभी स्टेट का जो रिप्रेशन चल रहा है, इससे अगर कोई लड़ रहा है तो किसान इस देश से लड़ रहे हैं, और वो लोग रास्ता दिखा रहे हैं हमें कि कैसे लड़ना है। अभी हमारे बीच में जोगिंदर सिंह जी हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन के। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एड्रेस करें। मैं जोगिंदर सिंह जी, दयालपुरा, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां। क्योंकि
क्योंकि जो साडी बेटी नवदीप कौर काफ़ी लंबे समय तो मजदूरों के हितों को लैके लगातार सरकार दे उन्हां फैसलियां के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे सी। मजदूरों के हितों की लड़ाई लगातार वो लड़ रहे सी, क्योंकि जो मोदी सरकार मजदूर विरोधी किसान विरोधी कानून लेके आई है, जां जो मजदूरों के हितों लई किरत कानून वगैरह पहला बने हुए सी उन्होंने तोड़िया जा रहा है। उन्होंने कानूनों तोड़ के मजदूरों का होर वध शोषण करने दे लई, मजदूरों की किरत होर ज़्यादा लुट्टण दे लई मोदी सरकार जो नवे फैसले लेके आ रही है। क्योंकि मजदूर जो पहला उस कानून के जरिए 8 घंटे काम करते सी, तो जो नवे फैसले मोदी सरकार लेके आ रही है उसके मुताबिक मजदूरों 12 घंटे काम करने के लिए जो मोदी सरकार के फैसले वो लेके आ रही है, ये नाल मजदूरों का बहुत वड्डी पद्धर ते शोषण होना, उन्होंने किरत की लुट होनी है। साडी बेटी नवदीप कौर इन्हां कानूनों के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रही सी। जमहूरीयत जिहड़ी जमहूरीयत नूं मोदी सरकार कह रही है कि इत्थे हर एक व्यक्ति नूं जमहूरीयत है, इत्थे आज़ादी का राज है। इसलिए कि जे जमहूरीयत होवे जां जमहूरीयत के जरिए सरकार कोई भी फैसले लेके आउंदी है लोगों के खिलाफ, वो फैसलियां नूं वो कानूनां नूं लोग मंजूर नहीं करते, तो उहदे लई शांतमई तरीके दे नाल जे लोग संघर्ष करते हैं, अपने मोर्चे लाउंदे है शांतमई तरीके दे नाल, तां भाजपा की मोदी सरकार दे वल्लों जमहूरीयत दीयां धज्जियां उडाईयां जांदियां ते उन्हां शांतमई लोकां ते संगीन केस दर्ज कीते जांदे है, जेल੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तुन्निया जांदा है। ਇਹਦੇ ਲਈ भी बेटी नवदीप कौर ने अपनी आवाज़ उठाई कि जमहूरीयत का घाण है जिहड़ा मोदी सरकार कर रही है। इस करके साडी बेटी नवदीप कौर नूं मोदी सरकार की हुकूमत दे वल्लों उहदी पुलिस दे वल्लों इस करके गिरफ्तार किया गया कि वह लगातार लोगों के हक दे विच आवाज़ उठा रहे है। साडे किसानां ते संगीन केस दर्ज होया, उन्हां दे खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। इन्हां गल्लां नूं लैके मोदी सरकार ने नवदीप कौर नूं पिछले दिनां दे विच उहदी पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार किया गया, उन्हां नूं थाणिਆਂ दे विच लिजाया गया, उन्हां ते तशद्दद किया गया, 45-46 दिन उन्हां नूं जेल दे विच रखिया गया। इसलिए कि असी इस गल दी भारतीय किसान यूनियन एकता गराहां दे वल्लों पुरजोर निखेधी करते हैं, मोदी सरकार की पुरजोर निंदा करते हैं। और असी जो पुलिस अफसरां ने साडी इस बेटी नूं हिरासत दे विच लिया, इहदे ते तशद्दद कीता, इन्हां नूं जेल भेजिया, असी ये चाहुंदे आ कि वो पुलिस अफसरां ते मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उन्हां दी जांच होनी चाहिए, तो उन्हां ते मुकदमे दर्ज करके उन्होंने जेलों के अंदर बंद करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद साथी रविंदर सिंह जी। हमारे बीच में डूडा की पूर्व चीफ नंदिता नारायण जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे केस को एड्रेस करें। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव प्रेस के साथियों को मैं स्वागत करना चाहती हूं कि आज तो कोई जेन्युइन इशू को कवर करना भी खतरे से खाली नहीं है। बहुत सारे प्रेस के साथी भी एफआईआर झेल रहे हैं, अरेस्ट झेल रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको सलाम कि आप इतने
इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आए हैं यहाँ पे। और फिर मैं अपनी साथी नवदीप कौर को सलाम करती हूँ और इनके साथ जितने भी हमारे जो युवा हैं जो अगली पीढ़ी में इस देश की निगरानी करने के लिए आगे आ रहे हैं। जो देश में एक स्वतंत्रता के टाइम पे जो लड़ाइयाँ हुई थी और जिस तरह से भगत सिंह ने कहा था कि जब तक इस देश में शोषण चलेगा हमारी लड़ाई, हमारी आज़ादी की लड़ाई चलती रहेगी। हमारी सही मायने में आज़ादी हमें अभी तक नहीं मिली है। सिर्फ वाइट ऑपरेशन से अगर हम ब्राउन ऑपरेशन में चले जाएंगे तो ये आज़ादी नहीं कहलाती है। आज़ादी और डेमोक्रेसी का मायने हर नागरिक को उसका हक दिलवाना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात माने तो अपने हक के लिए लड़ने से ज़्यादा ख़राब है किसी और के हक के लिए लड़ना, जिसको वो आंदोलन जीवी कहते हैं, जिसको हम लोग आंदोलन करता कहते हैं, जिसको हम सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग कहते हैं। कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में ऐसे लोगों को आप एडमायर करते हैं, आपके रोल मॉडल होते हैं, जिनके दिल में दूसरे के लिए जगह हो। वो एथिकल एक जो लाइफ होती है, एथिकल लाइफ स्टांस ये नहीं होता है कि आप अपनी नौकरी, अपनी तनख्वाह, अपने ही परिवार के लिए आप सोचें। आप पूरे विश्व में सारे इंसानों के लिए और जीवों के लिए सोचें, तभी आप एक एथिकल आपका बिहेवियर माना जाएगा। ये तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो लोग हिंदू धर्म के स्पोक्समैन बनते हैं, हिंदू धर्म में कहीं ये नहीं लिखा है। आप कास्टिज्म को लेते हैं एज योर रोल मॉडल, मनुवाद को लेते हैं एज रोल मॉडल, लेकिन गीता में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा है कि हर जीव में मैं हूँ। मैं यानी कि वो जो जिसको परमात्मा कई लोग मानते हैं, तो वो हर जीव में है। तो कैसे आप मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, कैसे आप किसी और को दलितों को अलग कर रहे हैं, कैसे आप किसानों को अलग कर रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, जो उनके हक के लिए लड़ रहा है, उनको आप कैसे आप डिमोनाइज करके उनको जेलों में डाल रहे हैं। तो सबसे ये पहले मैं ये कहना चाह रही थी। दूसरा ये है कि जिस तरह से अभी आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, आप कानून भी खराब से खराब जैसे बना रहे हैं, उसके तहत भी आप बराबर का बर्ताव नहीं करते हैं। जब बाबू बजरंगी की बात आती है या माया कुडनानी की बात आती है, तो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, इन्होंने कई 100 लोगों की हत्या की, उसमें कन्विक्ट हो चुके हैं। नरोदा पातिया में क्या जेनोसाइड किया इन्होंने, उसके बाद भी इनको बेल मिल जाती है, इनको बरी कर दिया जाता है। मतलब इनको कह दिया जाता है कि आप रिफॉर्म करें, आप सोशल वर्क करें, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक 90% डिसेबल्ड आदमी जिसको आपके पास कोई इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि किसी वायलेंट एक्ट में उसने पार्ट लिया, वो तो दूर की बात है, चार्ज में भी नहीं लिखा है। चार्ज में सिर्फ ये है कि आप किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो भी नहीं प्रूव कर पाए। और उसके बेसिस पे कि आप डेवलपमेंट रोक रहे हैं, किसका डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट में बाधा डाल रहे हैं, इसकी वजह से उम्र कैद हो जाती है। और जब उनकी माँ की डेथ भी होने वाली होती है तब भी उनको पैरोल नहीं मिलता है। इससे बुरा क्या हो सकता है। और उनको कोविड भी हो गया, उसके बावजूद भी उनको बेल नहीं मिली। तो आपका ये तो दो तरफा व्यवहार है, ये इसकी हम पूरी तरह से हम इसको कंडेम करते हैं कि ये इस देश में नहीं चलेगा और हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। अभी भी आप देखिए कि 1 साल पहले जो दंगे दिल्ली में करवाए गए, उसमें बहुत अच्छी एक रिपोर्ट आई है द वायर से, उनको भी मैं सलाम करती हूँ। ऐसे जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया में हैं, या जो बच्चे कुचे अगर चैनल में कोई अगर इंडिपेंडेंट बात रख रहा है, उनको मैं सलाम करती हूँ। और उसमें साफ जाहिर है, सारा वीडियो एविडेंस है कि जिन लोगों ने खुल के छाती ठोक के कहा कि हम दंगे कराएंगे और करा रहे हैं, और जिन्होंने ट्रेनिंग दी और इंसाइट किया, वो सब खुले छुटे हुए हैं, उनके खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। और जिन लोगों के खिलाफ दंगे करवाए गए, उन्हीं के परिवारों में उन्हीं को पकड़ के उन्हीं के खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है। ये तो 84 से भी आगे चला गया ये मामला। तो साथियों, इस सब में हमें कहीं ना कहीं अपनी ज़मीर टटोल के देखना पड़ेगा। क्या उस नौकरी की वैल्यू है, क्या उस तनख्वाह की वैल्यू है, अगर हम अपने आप से नज़रें नहीं मिला सकते आईने में, अगर हम रात में सो नहीं सकते ये सोच के कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह उसको कसूरवार ठहरा के उसके साथ ये काम किया जा रहा है, उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। तो हम सबको, अब जैसे कि एक जर्नलिस्ट ने अपनी नौकरी छोड़ दी कि हम इस तरह का काम अब और आगे मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसी तरह से हम सब अगर एक स्टैंड लेंगे और हम सब जिन लोगों को रोल मॉडल हमारे लिए होना चाहिए, जैसे सुधा भारद्वाज है और साईं बाबा हैं और गौतम नवलखा हैं और आनंद टेलटुम्बले हैं, और जिस तरह से ख़ास तौर से दलित इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, ताकि ये जो पुरानी सोच, उनकी रूढ़िवादी सोच के कास्टिज्म
ब्राह्मणिकल कास्टिज्म चलता रहे इस देश में। महिलाएं अपना मुंह ना खोलें, दलित अपना मुंह ना खोलें, कोई भी डिसेंटर मुंह ना खोले। इसको अगर हमको चैलेंज करना है और सही मायने में आज़ादी लानी है तो हम सबको एक होके लगातार अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। जो कुछ भी राजवीर ने कहा मैं उसके से पूरी तरह से सहमत हूँ, और जो हमारे भाई साहब ने कहा उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। वो मैं दोहराना नहीं चाहती। शिव कुमार को तुरंत रिहा किया जाए। जिस तरह से उसका टॉर्चर हो रहा है वहाँ पे, ये तो जो बड़े बड़े मतलब हम लोग किस्से सुनते हैं ग्वांतानामो बे का, और जहाँ पे टॉर्चर चेम्बर्स होते हैं, उससे भी बुरा हाल यहाँ पे हो रहा है। इसके खिलाफ हमें आवाज़ लगातार उठानी है और एक दूसरे का साथ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नवदीप कौर को चाहूँगा कि वो एड्रेस करें और बताएं कि कैसे मतलब उनके साथ कस्टोडियल वायलेंस हुआ और मजदूरों पर कैसे दमन लगातार हुआ है। इनके खिलाफ मजदूर अधिकार संगठन ने भी स्ट्रगल किया है। सबसे पहले मैं सभी को क्रांति का इस्लाम पेश करना चाहती हूँ। मैं नवदीप कौर हूँ, मजदूर अधिकार संगठन की एक एक्टिविस्ट हूँ मैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछले दिनों जो भी घटना हुई है उसके बारे में शायद सबको पता है, क्योंकि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों का और उन पत्रकारों का जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मज़दूरों की आवाज़ बने, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्रेशर की वजह से आज मैं बेल पे रिहा होकर आई हूँ। बाकी अभी भी हमारा केस चल रहा है। जिन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि जीत प्राप्त हो गई है और मैं जेल से बाहर आ गई हूँ, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी हमें जीत प्राप्त नहीं हुई है। आज भी जो हमारी डिमांड्स हैं आज भी पूरी नहीं हुई है। आज भी हम लोग जो दलित लोग हैं, आज भी हम लोग जो मज़दूर लोग हैं, आज भी हम लोग भूखे पेट सोते हैं, और जो हमारा वेतन है वो आज भी कंपनी में रुका हुआ है। और जो हम लोगों की डिमांड्स थी कि जो लेबर कोड बिल जो है अभी जो नए लाए गए हैं वो लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन जो पहले का है वो लागू होने चाहिए। और जितनी भी मज़दूर हैं, जिन लोगों ने कंपनियों में काम किया है, उनको उनका लॉकडाउन का रहा हुआ जो बचा हुआ पैसा था उनको मिलना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के लगातार जो प्रोटेस्ट किए, ये जो संगठन है मजदूर अधिकार संगठन, ये 3 साल से काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जैसे SHO ने खुद भी ये बोला कि नवदीप कौर ने और इनके साथियों ने किसान आंदोलन में मजदूर अधिकार संगठन बनाने की कोशिश की। मतलब एक संगठन बनाना भी हमारे लिए गैर कानूनी हो गया है। तो हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि ये संगठन 3 साल पहले से काम कर रहा है, लेकिन जो स्टेट है वो मज़दूरों से ये हक भी छीन रही है कि हम लोग एक संगठन बना पाए, हम लोग अपनी आवाज़ जो बुलंद कर पाएँ और अपने हकों की लड़ाई लड़ पाएँ। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें मेन जो है यही बात है कि स्टेट का रिप्रेशन किस तरीके का है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं, जैसे राजवीर ने बताया कि जो स्टेट का रिप्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी जनता की आवाज़ उठाता है, जो भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको ये बोल दिया जाता है ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये नक्सलवादी हैं, या ऐसा कुछ बोल के उनको जेलों में डाल दिया जाता है। उन पर UAPA जैसे NSA जैसे कानून लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो मतलब सीधा और साफ ये है कि स्टेट को बहुत डर है। एक तरफ तो हम लोग दलित लोग हैं और हमें इतनी भी आज़ादी नहीं दी जाती कि हम लोग पर्चा बांट पाएँ, और दूसरी तरफ जब हम लोग किसानों के साथ मिल जाते हैं, जब हम लोग जाग जाते कि हाँ किसान आ गए हैं तो हम लोग को भी ऐसे ही खड़े हो जाना चाहिए, तो स्टेट एक कमज़ोर लड़की से, स्टेट एक कमज़ोर, जिनको बोलते हैं कमज़ोर दलित हैं, उनसे डर जाती है। और जेल में ऐसे ख़तरनाक जो 307 जैसी धाराएँ हैं, जबरन वसूली जैसी धाराएँ हैं, और जो स्नैचिंग जैसी धाराएँ लगा के जेल में डाल देती है। तो इसे पता चल रहा है कि स्टेट कमज़ोर है, जो चाहती है कि लोग डर जाएं। और हम लोग ये लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसे लगातार से सुधा भारद्वाज हैं, सोमा सेन है,
गुलफिशा है, फातिमा है, देवांगना निताशा है, इससे ये पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है। जो लोगों के लिए बोलता है, जो समाज की आवाज़ बनता है और जो मेहनत कश लोगों के लिए बोलता है, उसकी जगह उन्होंने जेलों में रखी हुई है। और जो लोग लोगों के लिए बोलते हैं, उनको इनाम देने की जगह उनको सज़ा मिलती है। तो ये एक डराने का भी ये है कि लोग डर जाएंगे। जो इनके मेन लोग बोलते हैं, उनको अगर जेलों में डालेंगे तो जो पीछे की जनता है वो पीछे हट जाएगी और डर जाएगी। लेकिन जब मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, तब ऐसा नहीं मुझे लगा कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, चाहे जो हमारे जो मज़दूर हैं जो पीछे हट जाएंगे, और मज़दूर और भी जोश के साथ आगे आए और लगातार से आवाज़ उठाई कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए। और जितने भी जो किसान नेता हैं, मज़दूर नेता हैं, जब पत्रकार हैं जो सच में न्याय की आवाज़ उठाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, जो उनकी आवाज़ बनते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से अलग अलग मीडिया ने आवाज़ उठाई और देशों विदेशों में मेरी आवाज़ उठाई गई। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आज हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या दलित महिलाएं सुरक्षित हैं? जब मैं जेल में गई हूँ, तो जेल में जाकर जब मैंने महिलाओं से बात की, तो मेरा ये अनुभव रहा है। मुझे पहले कुछ नहीं पता था। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग जेल में डाले जाते हैं, सच में उनका कोई ना कोई ज़रूर गुनाह रहा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा, जिसकी वजह से जो सरकार उनको जेलों में डाल रही है। लेकिन जब मुझे पकड़ा गया है, जब मैं जेल के अंदर गई हूँ, तब मुझे ये एहसास हुआ है कि जो जनता की आवाज़ बनता है, जो स्टेट के खिलाफ बोलता है, उसको देशद्रोही ही बोला जाता है। और जो सरकार है वो पूरी तरीके से दलाली कर रही है। और जब मैं जेल में गई, मैंने महिलाओं से बात की, और जो आशा सुशीला है, आज भी वो जेल में है, बुटाना रेप केस की जो बात है। और जब मैं उनसे बात की कि मेरा जो केस कुंडली थाने का है, और कुंडली थाने में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसी मारपीट हुई है, ऐसा वायलेंस किया है, तो उन लोगों ने ये बात बोली कि ये तो बहुत आम बात है, हमारे साथ तो 15-15 दिन रेप हुआ है, हमारे तो हाथ पैर तोड़े गए हैं, और जो पुलिस है, जेंट्स पुलिस ही उनको वो मारती है। मतलब जो रिमांड है वो भी जेंट्स पुलिस रहती है, 3rd डिग्री टॉर्चर होता है। तो उनके लिए आम बात हो गई है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जो पुलिस है उसका रवैया कैसा है। जो पुलिस है वो सिस्टम का एक टूल है, सरकार का एक टूल है, जिसको यूज़ किया जा रहा है आम जनता के खिलाफ। उनका दिमाग नहीं है, वो एक मशीन है जो जनता के खिलाफ छोड़ दी गई है। जो भी आगे आता है जनता के लिए, उसको पकड़ लिया जाता है और ऐसे खतरनाक कानून लगा दिए जाते हैं, ऐसे खतरनाक धाराएं लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाते हैं। JN साईं बाबा जो 90% वो डिसेबल हैं, सिर्फ उसको इसीलिए उनको जेल में बंद कर दिया गया कि उनको ये बोल दिया कि इनका दिमाग खतरनाक है। किस तरीके से दिमाग खतरनाक है? चलो मुझे तो ये बोल दिया कि मैंने आगे से हमला किया, 307 लगा दिया, हालांकि उस दिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और JN साईं बाबा के कौन से हाथ पैर चल रहे थे जो इनको जेल में UAPA लगा दिया गया? उनके खिलाफ कौन से ऐसे सबूत मिल गए कि उनके खिलाफ UAPA लगा के उनको अंदर बंद कर दिया गया? वो चल भी नहीं सकते, उनको सिर्फ इसलिए अंदर बंद कर दिया कि वो जनता के लिए सोच रहे थे। उन लोगों ने कोशिश की स्टूडेंटों को बोलने की कि आपको जागना चाहिए। इसीलिए जो स्टेट है उनको पता है कि जो आम जनता है, अगर ये उठ खड़ी होती है, अगर किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी लोग, मुस्लिम लोग अगर उठ खड़े हुए, तो जो स्टेट है, जो सरकार है, वो गिर जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, BJP है, इनकी सत्ता है, लेकिन जो देखा जाए इनकी सत्ता नहीं है, दलाल लोग हैं। जो सत्ता है वो बाहर के लोगों की है। जो बाहर के बड़े बड़े देश हैं वो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स में वो लोग हैं। हालांकि चेहरे जो नरेंद्र मोदी जैसे हैं, राहुल गांधी जैसे हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जैसे हैं, मैं किसी भी का भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। और वो लोग सिर्फ दलाल हैं, उनका सिर्फ चेहरा है सामने कि हाँ हम लोग कानून बना रहे हैं। अगर उन लोगों ने कानून बनाए होते तो आज वो वापस होते। इसीलिए पता चलता है कि इसके पीछे बड़े बड़े देश हैं जो यहाँ पे गुलाम करना चाहते हैं हमारे देश को। और जो हमारे दलित लोग हैं उनके खिलाफ कैसी धाराएं लगा दी जाती हैं जब वो बोलते हैं। और जो लेबर कोड है उसमें नए जो 44 को 4 में कन्वर्ट कर दिया गया है।
इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हम लोग मजदूर हैं उनको गुलाम बना दिया जाएगा पहले की तरह, और हम लोग कहीं पे भी जाके अपनी गुहार नहीं लगा सकते, कहीं पे भी हम लोग FIR तक दर्ज नहीं करवा सकते, हमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं है। अगर हम बोलते हैं तो बोल दिया जाता है कि ये तो आप लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। जब टॉर्चर किया जाता है तो गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है कि आप लोग दलित लोग हैं, आपको किसने हक दिया कि आप इतने बड़े पुलिस अफसरों के सामने, बड़े बड़े करोड़पति जो कंपनी मालिक हैं उनके सामने बोले, आपको तो किसी ने अधिकार नहीं दिया है, आप तो गटर साफ करने वाले हो, आप तो कंपनी में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हो। लेकिन जब देखा जाता है कि जब काम करवाना होता हो, गटर साफ करवाने होते हैं, जब ऐसे काम करवाने हो जो इंसान नहीं कर सकता, जिसके लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, मशीनें भी फेल हो जाती हैं, तब सबसे पहली लाइन में कौन आता है? दलित लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं। लेकिन जब किसी सहूलत की बात आती है, सरकार बोलती है कि जनता को अभी सहूलत की ज़रूरत है, कोई कानून लाए जाएंगे जिससे समाज की सेवा होगी, तो सबसे लास्ट में कौन होता है? दलित लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। और हम लोग ये जान पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, और जिनकी जो सोच है, जो आगे देख पा रही है, जो जनता को जगाने की कोशिश कर रहा है, और उससे स्टेट को डर लग रहा है। स्टेट कमज़ोर है, हम लोग को ये पता है कि स्टेट कमज़ोर है, लेकिन हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग, जो जनता है वो बहुत पावरफुल है। मजदूर, किसान, आदिवासी, मुस्लिम, जितने भी लोग हैं, अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो ये 4 लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और हम लोग तो यही समाज बनाना चाहते हैं कि जिसमें आम जो मजदूर है, किसान है, जो कास्ट है, वो धर्म है, उसके आधार पे बांटा ही ना जाए। तो जो सरकार है वो तो यही इसी वजह से बांटती है। जब वोट पॉलिटिक्स होती है तो क्या बोला जाता है कि ये तो सिख हैं, ये हिंदू हैं, हिंदू खतरे में है, मुसलमान जो बाहर से आए लोग हैं, जो मुसलमान तो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो खालिस्तानी हैं, ये तो बोल रहे हैं कि हम तो अलग होना चाहते हैं। हालांकि ऐसी तो बात ही नहीं है। आप जाके ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो इंसान सिर्फ इतना ही चाहता है, हमें रोटी मिले, हमें कपड़ा मिले, हमें पेट भर खाना मिले, हमारा परिवार चले। किसी को ऐसा नहीं पड़ा कि हमें खालिस्तान बनाना है, किसी को ऐसा नहीं पड़ा कि हमें तो अलग ही देश में रहना है और हमें तो खतरा है, हिंदुओं से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है, सिखों से खतरा है। तो ये तो बना दिया जाता है। और जैसे लगातार से महिलाओं के साथ होता रहा है, हाथरस की घटना है, उसमें पता चलता है कि इसमें पुलिस स्टेट का हाथ है, और पुलिस ही रेप करती है। गुड़ मंडी का केस है, बुटाना रेप केस है, और कुंडली में एक रेप केस हुआ है जिसमें 15 दिन लड़की के साथ रेप हुआ। तो उसमें साफ जाहिर है कि पुलिस का चरित्र किस तरीके का है। पुलिस खुद रेप करवाती है, और बोला ये जाता है कि पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन हमें पता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। पुलिस सिर्फ टूल है, हमें दबाने के लिए है पुलिस। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि उनको रिहा किया जाना चाहिए। जो आज भी हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। जो किसान हैं वो सड़कों पे बैठे हैं, वो खुद अपनी फसल उगाते हैं, बच्चों की तरह पैदा करते हैं फसल को, और उनको अभी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी फसल का रेट खुद तय कर पाएँ। मजदूर इतनी मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, फिर भी वो खाली पेट है। जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी उनको पुरुषों से समान वेतन नहीं मिलता है। और जो मजदूर हैं उनको लेबर लॉस लेके आए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे कुंडली हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पे लागू ही नहीं किया जाता है। जो वेतन है, न्यूनतम वेतन बोल दिया जाता है कि न्यूनतम वेतन है जो आपका वो इतना है, लेकिन जो सही में वो इतना नहीं होता। जैसे 9,500 तो यहाँ पे है कुंडली में, लेकिन मिलता कितना है? 5-6 हज़ार। और वो भी 4-4 महीने 5-5 महीने आप काम करो, ठेकेदारों के सामने आप गिड़गिड़ाओ, आधा पैसा ठेकेदार रखेगा, फिर आपको बोलेगा कब मिलेगा पैसा। धीरे धीरे उनको टालम टोल किया जाता है। जब वो पैसा मांगने जाता है तो बोल दे कि आप किसी और कंपनी में काम कर लो, हम आपको पहचानते ही नहीं है। तो कहाँ जाएगा मजदूर? उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कानूनी तौर पे लड़ पाए और वकीलों को पैसा दे पाए। जिसकी 7,000 सैलरी है वो 20-40 हज़ार वकील को कैसे दे सकता है? तो ये तो राइट है हमारा कि अगर कोई ऐसा कानून पास होता है जहाँ हमें कुछ मंजूर नहीं है तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज तो हमें वो भी नहीं आज़ादी है। तो देखा जाए तो आज के टाइम पे सिस्टम है जो इतना ख़राब हो गया, इतना खोखला हो गया है कि हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे।
और फांसीवाद है जो अपनी जड़ें फंसा रहा है। उसकी जड़ें मजबूत होती जा रही हैं फांसीवाद की, क्योंकि जो आम जनता है उसको दबाया जा रहा है और जो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। और जो मेन मुद्दा है जो मुझ पर लगाया गया और जो मजदूर अधिकार संगठन के बहुत सारे जो और भी लोग हैं जिसको बोल दिया कि अन्य लोग जिनके नाम भी नहीं पता है, उन पे भी ये लगा दिया कि जबरन वसूली। जबरन वसूली, आप बताइए कि जबरन वसूली, हमारा अपना हक मांगना, वेतन मांगना क्या जबरन वसूली हो गई? और बहुत बड़ा सवाल तो ये बनता है, जो मजदूर कंपनी में काम करता है 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, दिन रात शिफ्ट लगाता है, क्या वो करोड़पति मालिक से जबरन वसूली कर सकता है? अगर ये जबरन वसूली होती तो क्या जो 300 लोगों के पैसे हम लोगों ने पहले दिलाए, क्या वो कंपनी मालिक बेवकूफ़ थे कि जबरन वसूली देते रहे और FIR तक दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ बिल्कुल भी? तो बात ये सीधी साफ है कि ये जानबूझ के खतरा महसूस हो रहा था स्टेट को कि जबरन वसूली बोल दिया जाए ताकि इनका जो मुद्दा है यहीं पे बंद कर दिया जाए, जो ये मजदूर हैं उठ रहे हैं उनको यहीं पे दबा दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी जो खतरा उनको ये लग रहा है कि जो किसानों के साथ हम लोग मिल गए थे, क्योंकि जब ये नवंबर में 26 नवंबर किसान आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है तो 26 नवंबर से ही जो मजदूर अधिकार संगठन है किसानों के सपोर्ट में बैठ जाता है। तब क्या होता है कि हम लोग लगातार से कोशिश कर रहे थे कि जो मजदूरों को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि मजदूरों का भी बहुत बुरे तरीके से बहुत हाई लेवल पे शोषण हो रहा है और जो किसानों की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं कि जो इन लोगों ने एक कानून जो लागू करने के लिए बोला है कि जो आप कितनी भी लिमिट में स्टॉक कर सकते हो, तो आप सीधा सीधा बताइए कि प्रभाव किस पर पड़ेगा? मजदूरों पे पड़ेगा, मिडिल क्लास पर पड़ेगा, दलितों पे पड़ेगा। तो जब हम लोग ये मुद्दा उठाते हैं, हम सपोर्ट करने के लिए 2000 मजदूरों को लेकर मजदूर हड़ताल करते हैं और मार्च करते हुए स्टेज पे जाते हैं और मैं बात रखती हूँ मजदूरों की तरफ से, तो तभी से टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। फिर हम लोग किसानों को देखकर जोश में आ जाते हैं कि चलो हम लोग भी अभी किसानों के बैठे हैं किसान, तो अभी हम पर कोई हमला नहीं होगा। तो जब पहले हम लोग पर्चा भी बांटते थे, मजदूरों को बोलते थे कि जो ये लेबर लॉस लाए जा रहे हैं, हम लोग यूनियन नहीं बना सकते, हमारी जो सैलरी है वो हमें कम दी जाती है, या फिर हमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं, छटनी हो सकती है, कभी भी कंपनी से बाहर निकाला जा सकता है। तो ऐसे पर्चे लिख के जब हम लोगों में बांटते थे, मजदूरों में बांटते थे, तो हम पर हमला हो जाता है। हमें इतनी भी आज़ादी नहीं थी हम लोग पर्चा भी बांट पाएँ। तो जब किसान आंदोलन होता है तो मजदूर देखते हैं कि किसान अगर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? अभी तो किसान है, कौन हमला करेगा? इतने लाखों लोग बैठे हैं तो कौन हमला कर सकता है हम पर? तो हम लोग ने किसानों की सपोर्ट लेते हुए इकट्ठा हुए, हमने हेल्प डेस्क लगाया किसान आंदोलन के बीच में, जो निकटम चौक है वहाँ पे हम लोगों ने हेल्प डेस्क लगाया, जिसमें हम लोगों ने लिखा कि अगर कंपनी मालिक या ठेकेदार आपको पैसा नहीं देता है तो आप मजदूर अधिकार संगठन के पास आके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। तो लगातार मजदूर बढ़ते गए, आते गए, तो हम लोग जो मार्च करते हुए जाते और जिस कंपनी में लॉकडाउन का पैसा रुका हुआ है, वेतन रुका हुआ है, वो वेतन लेने के लिए हम कंपनी के बाहर जाते थे और शांतमय तरीके से बैठे धरना प्रदर्शन करते थे और अनाउंसमेंट करते थे कि जो कंपनी मालिक है वो बाहर आके मजदूरों का जो वेतन है वो दे। कुछ मालिक बोलते थे कि आप लोग जैसे बहुत देखे हैं, हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे आप लोगों की तो इतनी ज़रूरत कैसे होगी आप मांगने आ गए। और कुछ जो छोटी कंपनियां थी वो कभी तो तुरंत दे देती थी 15 मिनट में पैसा, मतलब वेतन है जो, और जो कुछ सुबह में बोलते थे, कुछ शाम में बोल देते थे। जैसे किसी का 40,000 फंसा हुआ है 4-5 मेंबरों का, उसका 20,000 दे देते थे कि चलो बाकी हम लोग बाद में दे देंगे। तो ऐसे लगातार से हमें वेतन मिलने लगा जो हमारा रुका हुआ था, तो हमें पता चलने लगा कि जो मजदूरों की पावर बहुत होती है। तो ऐसे ही जब हम लोग, एक मैगी की कंपनी थी, जब हम लोग गए वेतन लेने के लिए, तो उसमें जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो 2 धड़ों में आती है, दोनों तरफ से हमला करती है और एकदम से आके हमला कर दिया जाता है और फायरिंग कर दी जाती है। फिर हम लोग आगे से जब बचाव करते हैं तो वो भाग जाते हैं।
फिर हम लोग कुंडली थाना में जाते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए। आधा घंटा लगातार हम लोग बोलते रहे, हम लोग नारे लगाते रहे कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए जिन लोगों ने हम पर गोली चलाई है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती है। और हालांकि उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बजाय हमारे ही ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है कि तो जबरन वसूली कर रहे हैं। हम लोग SP को लेटर लिखते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कि आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए, कार्रवाई की जाए जिन्होंने गोली चलाई है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आता है। तो आप बताइए हमारे पास कौन सा रास्ता है? आप खुद बताइए, अगर हम गलत हैं तो कौन सा रास्ता बचता है हमारे पास? ये तो संविधान ने हक दिया है कि आप शांतमय तरीके से धरना कर सकते हो, तो हमारे पास एक ही रास्ता था, वो था धरना प्रदर्शन करना, एकजुट होकर मिलकर धरना करना। वो हम लोगों ने किया, वही कोशिश थी हमारी कि जो लोगों के बचे पैसे, जो वेतन है वो दिलाया जाए। फिर हम लोग दोबारा जब 12 जनवरी को हम लोग जाते हैं कंपनी के सामने, तो 2 कंपनियों में ये बोल दिया जाता है कि आपको सुबह के टाइम में, कल सुबह या शाम में आपको पैसे मिल जाएंगे, जो आपका वेतन है वो मिल जाएगा। जब तीसरी कंपनी में हम लोग जाते हैं तो कंपनी का गेट बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग आधा घंटा लगातार वहाँ पे नारेबाजी करते हैं, बैठते हैं। तो क्विक रिस्पांस टीम और पुलिस साथ में आती है, और क्विक रिस्पांस टीम साइड पे खड़ी हो जाती है और एकदम से पुलिस आके लाठीचार्ज शुरू कर देती है और तितर बितर करने की कोशिश करती है। और जब मैं बोल रही थी और एक लड़की और भी थी, और जो लोग बोल रहे थे उनको सीधा खींचने की कोशिश की जाती है। कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे, और मुझे बालों से और गले से पकड़ के खींचा जाता है, बुरे तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि लोगों को मजबूर होना पड़े छुड़वाने के लिए। तो उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जानबूझ के कि इनको सबको फंसाया जाए। तो ये प्री प्लान के साथ हुआ है सारा। आप देख सकते हो कि आपको पहले की जो वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाई गई, उसमें सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है कि मजदूरों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अगर हम लोग को पुलिस पे हमला ही करना होता, हम लोग क्यों नहीं थाने में जाते? जहाँ पे पुलिस खड़ी होती है वहाँ पे क्यों नहीं गए? हम लोग कंपनी के सामने जाके क्या पुलिस की वेट करेंगे? क्योंकि पहले जब हम लोग जाते थे तब सिर्फ पुलिस आती थी, कंपनी में अंदर पैसा लेती थी, उनसे भी हमें तितर बितर करने की कोशिश की जाती थी। जो कि हम लोग जब बैठे रहते थे, हम लोग नहीं जाएंगे, भूखे पैसे यहाँ पे बैठेंगे, तो मजबूरी में कंपनी मालिक को पैसा देना पड़ता था। अगर हमें पुलिस पर हमला करना ही होता तो हम लोग थाने में जाते, हम लोग वहाँ पे जाते जहाँ पे पुलिस खड़ी है। हम लोग कंपनी के सामने नहीं जाते जहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। हमारे पास ऐसे हथियार नहीं कि हम लोग पुलिस पे हमला कर दें। हमारे पास सिर्फ झंडे थे, और झंडा डालने के डंडा जरूरी होता है, और वही डंडे थे जिनको इन लोगों ने हथियार बोल दिया है, स्नैचिंग बोल दिया है कि हम लोगों ने कुछ छीन लिया पुलिस से। क्या आपको लगता है कि मैं क्या छीन सकती हूँ पुलिस से? क्या मैं मर्डर कर सकती हूँ? किसी का मर्डर करने की कोशिश कर सकती हूँ? कि जो मेरे साथी हैं वो मर्डर करने के लिए गए थे, किसी को मारने के लिए गए थे? तो ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं कि हम लोग को, जब मैं थाने में थी, ऐसी गंदी गालियाँ दी गई। बोला गया कि आप लोग गटर साफ करने वाले हो, आप लोग को तो जेल में होना चाहिए, आप लोग को तो काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे काम जो आपको दिए गए हैं। आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप अपनी आवाज़ बनो, आप करोड़पति के सामने सर उठा के खड़े हो जाओ। तो बात यही है कि सीधा सीधा साफ और स्पष्ट शब्दों में मैं यही कहूँगी कि हमारी कोई जीत नहीं हुई है कि जो मैं बाहर आ गई हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि चलो नवदीप बाहर आ गई, बेल मिल गई, तो उनको खुशी होगी और जीत प्राप्त हो गई, मैं आज भी खुश नहीं हूँ। सिर्फ मुझे बेल मिली है, इसी वजह से मैं खुश हूँ कि लोगों ने आवाज़ उठाई है। और ये पहली बार मुझे लगता है हुआ है कि किसी मजदूर महिला को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, किसान जो नेता हैं, किसान जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, पत्रकार हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो आज भी जेल में बंद हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठ रही। लेकिन उन्हीं आज सपोर्ट की वजह से, देशों व देशों की सपोर्ट की वजह से, आम जनता की वजह से, जो अच्छा मीडिया है उन्हीं की वजह से आज मैं बेल पे बाहर आई हूँ। लेकिन ये हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत तब होगी जब लेबर लॉस जो लागू किए जाएंगे, जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए हैं, जब जो कानून रद्द किए जाएंगे जो किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं, और जब महिला और पुरुषों का वेतन बराबर होगा, जब हमें बोल दिया जाएगा कि आप कहीं पे भी गुहार अपनी लगा सकते हो। क्योंकि जो अभी लेबर कोड बिल लाए गए हैं उसमें तो ये है कि आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, आप कहीं पे भी अपनी जो विनती नहीं सुना सकते, आप संगठन नहीं बना सकते,
आपको कभी भी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या हम लोग यहीं पे बैठ जाएं कि मेरी बेल हो गई है, मैं अपने घर में बैठ जाऊं? जिन लोगों ने आज मुझे बाहर निकलवाया है, क्या मैं उनके लिए ना बोलूं? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं नहीं भी बोलती हूँ तो भी मैं मारी ही जाऊंगी। तो भी हम लोग दलित लोग हैं जो उनका यही हाल होगा, कंपनी में मर जाएंगे, सड़क दुर्घटना में मर जाएंगे, गटरों में मर जाएंगे, खेतों में काम करते हुए मर जाएंगे। लेकिन एक रास्ता हमें ज़रूर दिखता है कि अगर हम संगठित रूप से किसानों के साथ मिलके, मजदूरों के साथ मिलके, महिलाओं के, मुसलमानों के, आदिवासियों के और जितने भी जो तबका है, जो मेहनतकश तबका है, उनके साथ मिलके अगर कुछ बोलेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो शायद एक उम्मीद है कि हम लोग को वो हक मिले जिसकी वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। जितने भी किसान नेता, किसान लोग, मजदूर लोग, जितने भी लोग हैं, उनको तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए। शिव कुमार है, शिव कुमार को सिर्फ इसीलिए पकड़ लिया जाता है, वो दलित है, वो मजदूर अधिकार संगठन का प्रेसिडेंट है, उसको इसीलिए टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो दलित है। उसके पीछे कौन बोलेगा? मेरे पीछे कौन बोलेगा? पहले तो यही लगता था कि दलितों के साथ रेप करो, महिलाओं के साथ रेप करो, दलित महिलाओं के साथ, दलितों को मारो पीटो, कुछ भी कर दो, कोई नहीं बोलने वाला। क्योंकि पहले भी हम लोग देखते हैं कौन आवाज़ उठाता है हमारी, कोई भी नहीं उठाता है। तो उन्होंने यही देखते हुए इतना अत्याचार किया, शिव कुमार की हड्डियां तोड़ी, उसको वो सदमे में चला गया, उसके नेल निकाल दिए जाते हैं, उसको अवैध कस्टडी में रखा जाता है और पता भी नहीं चलता घर वालों को कि इसको पकड़ लिया जाता है। और घर वालों को काफ़ी दिन बाद आके ये बोल दिया जाता है कि शिव कुमार कहाँ है, साइन करवा लिए जाते हैं। जो उनकी माता जी हैं वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, तो ये फ़ायदा उठा लिया जाता है कि हमें तो पता है। उसके बाद कोर्ट से भी कस्टडी ले ली जाती है और उसका रिमांड किया जाता है। आज भी शिव कुमार जेल में है। कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि पुलिस का जो चरित्र है, हरियाणा सरकार का जो चरित्र है, जो सिस्टम है हमारा, कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या वो देशद्रोही नहीं है जो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं? हम लोगों ने तो ऐसा काम भी नहीं किया है जिसकी वजह से हमें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं उनको उन्होंने करता धरता बना दिया है। आज भी वो जेल में बंद है, उसको कुछ भी नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं मिली, प्लास्टर लगा के उसको जेल में डाल दिया गया है, उसकी बेल नहीं मिल पा रही है, उसको किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सिर्फ यही बात करना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ कि महिलाएं सुरक्षित हैं। हम लोग देखते हैं कि थानों में रेप हो जाता है, पुलिस रेप करती है, 12-12 पुलिस वाले बुटाना रेप के हमारे सामने है, रेप कर जाती है पुलिस। कंपनियों में रेप होता है, शोषण होता है महिलाओं का। तो क्या आप बताइए कि आपके लिए सवाल नहीं है ये? क्या सिर्फ मेरे लिए सवाल है? क्या सिर्फ मेरी लड़ाई है ये? दलितों के खिलाफ लड़ना, दलितों के साथ लड़ना, किसानों की लड़ाई लड़ना, महिलाओं की लड़ाई लड़ना, क्या सिर्फ मेरी लड़ाई है ये? क्या आप सबकी लड़ाई नहीं बनती? क्या आपको नहीं पता चल रहा कि कितना गलत हो रहा है, कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है? कब तक हम लोग नहीं बोलेंगे? अगर हम आज भी नहीं बोलते हैं, आज भी किसान यहाँ पे बैठे रहते हैं, भूखे पैसे मरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, यहाँ पे हम लोग चुप रहेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सिर्फ घर में कमेंट कर सकते हैं, सिर्फ फेसबुक पे क्रांति ला सकते हैं, क्या वो लोग सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे? क्या उनके लिए सवाल नहीं है? क्या उनको नहीं पता चल रहा कि कितना शोषण हो रहा है, हमारी सरकार कितनी खोखली हो गई है और बाहर के दलाली कर रही है बाहर के देशों की? सिर्फ मैं बोलूँगी, सिर्फ कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग बोलेंगे इनको जेलों में डाल दिया गया है। क्या आप बताइए, करोड़ों लोगों को जेलों में डाल देंगे? क्या जेलों में इतनी जगह है कि करोड़ों लोग जेल में चले जाएं? तो तब तो सीधा सीधा साफ है कि अगर हम लोग संगठित रूप से एक साथ मिलकर सामने आते हैं तो ये सरकारें कुछ भी नहीं है। पहली बात तो जो कानून इन्होंने लागू करने की कोशिश की है, कानून तब तक कानून होता है जब तक उसको जनता मानती है। जब जनता उसको मानती ही नहीं है तो वो कानून नहीं है। जब जनता ने यही बोल दिया कि हमें मंजूर ही नहीं है, तो आप कौन होते हो कानून लागू करने वाले? आप 4 लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, आप दलाली करने लगे तो आप कानून बना दोगे? क्या आप संविधान को कुछ भी नहीं मानते हो? क्या संविधान एक किताब है जो साइड पे रख दी गई है, आप नए कानून बनाओगे? जो पहले कानून बनाए गए क्या वो लागू कर दिए आपने? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है
कि हम सभी लोगों को आगे आना होगा। सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ और संगठन नहीं बोलेंगे, सिर्फ किसान नहीं बोलेंगे, हम सबको बोलना चाहिए जो किसी संगठन में भी नहीं है, जो स्टूडेंट हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो आज भी गांव में बैठे हैं, जो देख रहे हैं टीवी पे भी हाँ किसान आंदोलन चल रहा है, खालिस्तानी बैठे हैं, सिर्फ जाट बैठे हैं वहाँ, तो क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? क्या हम लोग रोटी नहीं खाते हैं? हम लोग अनाज नहीं खाते हैं क्या? आप लोग देख लो कि किसानों के कितने बुरे हाल है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं किसान, उनको उनका मूल नहीं मिल रहा है। तो जो खालिस्तान उन्होंने बोले खालिस्तानी बैठे हैं, जाट बैठे हैं, सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, तो उन्होंने टारगेट भी किया है कि अगर मजदूर साथ जुड़ते हैं तो ये तो मजदूर किसान आंदोलन बन जाएगा। जो नारा दिया जा रहा है मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, तो वो तो सफल हो जाएगा। फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। जो इनके भाड़े के गुंडे हैं, जो भाड़े के बीजेपी के लोग आते हैं कि हम लोग हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग हैं लोकल लोग हैं, हम तो खिलाफ हैं, तो वो तो कामयाब हो जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं, जो भी क्रांतिकारी संगठन है, जितने भी किसान संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपस में बटके ना चले, क्योंकि सरकार इसका फ़ायदा उठा रही है, गोदी मीडिया इसका फ़ायदा उठा रही है। ये तो अलग अलग हैं, जैसे इन्होंने हमला भी करवाया, एक स्टेज जो इधर चल रही थी, स्टेज की साइड चल रही थी, उस पर हमला करवा दिया जाता है, ये तो अलग है। तो इसका फ़ायदा जो सिस्टम, जो हमारी सरकार है, हमारी स्टेट है, वो लूट रही है इसका फ़ायदा। वो कोशिश कर रही है जो किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की, सॉरी किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, वो एक ही झंडे के नीचे, झंडे चाहे अलग हैं, एक बैनर के नीचे, एक स्टेज के नीचे रह के एक साथ मिलकर आवाज़ें उठाएंगे तो हम लोग जीतेंगे, वरना ये कानून लागू हो जाएंगे और हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। और फांसीवाद है जो हमारे ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा और हम लोग बैठे के बैठे रह जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा और फिर से गुलाम हो जाएंगे। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पहले गुलाम थे और उससे भी ज़्यादा बुरे तरीके से गुलाम हो जाएंगे। वैसे हमारा भारत है, संविधान है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग गुलाम हैं। जो फैक्ट्री में मैं काम करती थी, फेम कंपनी में, वो इटली की कंपनी है और जो भी माल जाता है बाहर जाता है। सारी कंपनियां प्राइवेट हैं, स्कूल प्राइवेट हैं, कॉलेज प्राइवेट हो गए हैं, यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो गई है। इतनी शर्म की बात, जहाँ पे चल रहे हैं सड़क भी प्राइवेट हो गई है। जो जंगल है आदिवासियों के, वो प्राइवेट कर दिए गए हैं। वो बोल दिया कि संसाधन लूट के ले जाओ बाहर। अगर वो अपने घर की रक्षा के लिए बोलते हैं तो वो आदिवासी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो हथियार लेके हम पर हमला कर रहे हैं, हालांकि उनको तो इतना भी नहीं पता है कि वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना भी नहीं पता कि वो कैसे जी रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारा घर ना बेचा जाए। उनके खिलाफ ऐसा पेश कर दिया जाता है, माहौल बना दिया जाता है कि आम जनता इसका विरोध करने लग जाती है। अभी किसान आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं कैसे पेश किया है इन्होंने, आम जनता, ताकि जो घर पे बैठी जनता है उसको विरोध करे। एनआरसी में देखा है मुसलमानों को कैसे उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं कि जो मुसलमानों का विरोध हुआ ये तो बाहर से आए हैं। आप बताइए लाल किला कितना पुराना है, जामा मस्जिद कितनी पुरानी है, ताजमहल कितना पुराना है, वो किसने बनाया है, कौन है जो बनाने वाले हैं? तो आप बोल रहे हैं कि ये बाहर से आए हैं, बाद में आए हैं। ये तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है तो कौन लोग सबसे ज़्यादा मरे हैं? तो ये बात सीधी और साफ बात ये है, स्टेट ये चाहती है किसानों मजदूरों को, आम लोगों को धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर इतना बांट दिया जाए कि वो कामयाब हो पाए देश को बेचने के लिए। और इतनी शर्म की बात है हमारे लिए कि जो सरकार है, जो पुलिस है, वो उन लोगों की है जो अमीर हैं। ओके, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं इतना ही समय लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो इतनी ही बात मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं और ये डिमांड सबको रखनी चाहिए। सिर्फ एक इंसान का फ़र्ज़ नहीं बनता, हर इंसान को आगे आके ये डिमांड्स पूरी करने के लिए आगे आना होगा और तभी जाके हम लोग कामयाब हो पाएंगे। किसान है जो कामयाब हो पाएंगे और जो सिस्टम है, जो 4-5 लोग मिलके जो दलाली कर रहे हैं, वो इसको कानूनों को रद्द कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग हाथ जोड़कर बेनती करते हैं, मैं भी हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, जो लोग जेलों में इसको छुड़वाने के लिए सारे लोग आगे आएँ और जो कानून लेके आ रहे हैं, काले कानून को, उनके खिलाफ लड़ने के लिए सारे लोग आगे आए। धन्यवाद। अब मैं WSS से चाहूँगा कि इंजीन आगे
क्या हुआ? सर झगड़ा रहा है क्या? मुझे लगता है ज़्यादातर बातें बोल दी गई हैं। बस नवदीप के साथ जो उन्होंने बात बोली, मैं उसी को दोबारा एक बार दोहराना चाहती हूँ कि जो उन्होंने सेक्सुअल वायलेंस के बारे में बोला, जो उनके साथ थाने में हुई, और जो शिव कुमार के साथ भी जो हिंसा हुई है, उसको मुझे लगता है कि उसके ऊपर गौर करना, और जो हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि शिव कुमार को हॉस्पिटल ले जाया जाए और उसके वायलेशन में जो उनको अभी भी जेल में रखा गया है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि हमें गौर करने की ज़रूरत है। नवदीप बहुत अच्छे से बोल पाई हैं कि एक दलित महिला, एक आदिवासी महिला, या जो भी महिला जो एक कमज़ोर तबके से आती है, वो जब हिरासत में ले ली जाती है तो उसके ऊपर किस तरह के जुल्म हो सकते हैं। और इस तरह की जो लगातार जो हिरासतें हैं वो महिलाओं को बहुत खतरे में डालती हैं। तो विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस की तरफ से हम यही बोलेंगे कि इनके ऊपर जो हिंसा की गई उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, और उसकी जांच होके उसके ऊपर जो पुलिस वालों के द्वारा है वो जांच की जाए, और किसी भी महिला के साथ इस तरह की स्थिति ना आए, इसके लिए जिन लोगों ने ये किया है उनके ऊपर कार्रवाई करना ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छे से नवदीप ये बात को बोल पाए हैं कि महिलाओं के साथ, एक महिला होते हुए जो उनको पुलिस थाने में जो डर महसूस हुआ, जो उनके साथ किया गया, और हर बार फैक्ट्रियों में भी काम करने वाली महिलाओं के साथ जिस तरीके से लैंगिक शोषण और दूसरे तरह के शोषण होते हैं, उसके ऊपर भी हमको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी उनकी लड़ाई का हिस्सा है कि कभी किसी और महिला के साथ ये दोबारा ना हो। तो सभी महिला संगठनों के तरफ से उनको ताकत और उनकी लड़ाई के साथ सब लोग जुड़ के रहेंगे। अगर किसी का सवाल है तो वो ये लॉकडाउन की ड्यूरेशन में जो फैसिलिटीज लेबर्स की हुई हैं उनको लेकर के आपका क्या स्टैंड है, क्या उसके लिए क्या आपने? देखिए, जो मजदूर हैं, लॉकडाउन जब हुआ है तो मजदूर भूखे मरे हैं। हालांकि सरकार ने बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया कि हम लोग मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा है, कुंडली में ही मैं देखा है, जो मैं बाहर की बात तो चाहे ना ही करूं क्योंकि सबके सामने ये बात है ही जो मजदूरों का क्या हाल हुआ है। कुंडली में लोग भूखे मर रहे थे और उनको कुछ भी नहीं खाने को मिल रहा था। तब हम लोगों ने, मजदूर का संगठन ने वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था और रोड जाम किया, तब जाके मतलब राशन बटा था। लेकिन लॉकडाउन में मजदूरों का बहुत बुरा हाल हुआ है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं थी आम जनता की। आपने कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भ्रष्ट है, केंद्र से सिरसा ने कहा है कि आपको पार्लियामेंट में भेजेंगे, इसमें क्या आपको ये पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं संसद में आने के लिए, मैं एक नेता बनने के लिए यहाँ पे मेरी आवाज़ उठ रही है, तो उनको साफ और क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। और आने वाले टाइम में भी मैं एक आम लड़की की तरह लोगों की लड़ाई लड़ती रहूँगी और मैं कोई भी ऐसे चुनाव नहीं लड़ने वाली, क्योंकि चुनाव में मैंने देखा है लोगों के साथ वादे किए जाते हैं और बाद में उनको भूला जाता है। तो मैं एक आम लड़की हूँ जो लोगों के लिए लड़ूंगी और यही मेरी जो सच्चाई है आगे भी। नवदीप, आपने कई बार दलित शब्द का चर्चा किया, क्या आपको जाति आधारित गालियाँ दी गई या जाति की वजह से टॉर्चर किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ आपके साथ? जब मैं पकड़ा गया है तो दलित होने के नाते मुझे बोला गया कि आपका हक नहीं बनता कि आप लोग बोलो। एसएचओ ने खुद ये मेरे सामने खड़े होकर मुझे कटवाया है। और बात इतनी है, हम लोग दलित थे, हम लोग मजदूर से, इसीलिए हम लोग को जेल में डाला गया। इसलिए बहुत आसानी से ऐसे केस लगा दिए गए क्योंकि हम लोग मजदूर हैं, हम लोग दलित हैं। गाली भी दी। आप अच्छे से जान सकते हैं कि मजदूर संगठन में कौन होता है। अपर क्लास के लोग मजदूर संगठन नहीं ज्वाइन करते हैं, तो इसीलिए सरकार को तो पता ही है मजदूर संगठन में कौन होते हैं और पुलिस को पता है कि हम लोग दलित लोग हैं। इसीलिए गालियां दी जाती हैं, जो ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं कि आप लोग तो चमार लोग हो, चूड़े लोग हो, आप तो महिला हो ऐसी जो आप
सिर्फ वस्तु हो, ऐसी मतलब बहुत भद्दी गालियाँ दी गई थी। जो बोल रहे थे आपके साथ थाने में हुआ या जेल में भी इस तरह के व्यवहार? थाने में ये हुआ, कुंडली थाने में, सोनीपत थाने में ये हुआ है। और ये पुलिस वालों ने क्या आप वो लोग वर्दी में थे, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं जिन लोगों ने, या कोई नाम याद हो, कोई चेहरा याद हो, या किसी को स्पेशल कोट करेंगे जिन्होंने आपको जाति सूचक गालियाँ या जाति वजह से आपको प्रताड़ित किया? देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं पुलिस वालों के नाम तक नहीं जानती हूँ, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं पुलिस वालों से मिलती जुलती रही हूँ, मैं नहीं पहचानती हूँ। लेकिन कुंडली पुलिस थाने वाले जितने भी हैं और सोनीपत पुलिस थाने वाले जितने भी लोग हैं, सारे के सारे शामिल थे। क्या आप मेरे साथ यहाँ पे मार कुटाई हो रही है, दूसरा खड़ा होकर देख रहा है, क्या वो दोषी नहीं है? सारे के सारे दोषी हैं, और जितने भी पुलिस वाले हैं सारे ही दोषी हैं। हरियाणा में जितनी पुलिस है दोषी नहीं है। जो दलित महिलाओं के साथ पहले भी बुटाना रेप के सामने है, क्या वो दोषी नहीं है? तो सारी की सारी जो हरियाणा पुलिस है वो एक कटघरे में खड़ी होती है कि हम लोग दलितों के, हमारी महिलाओं के ऊपर ऐसा किया जाता है। एक छोटा सा और सवाल है कि जो आप संगठन से जुड़ी हैं, जो एक आपके साथी जेल में है, वही संगठन के प्रमुख हैं या कोई और लोग हैं जो संगठन के प्रमुख हैं, और क्या उन्होंने आपकी बाकायदा लीगल तरीके से मदद करने की कोशिश की? जो शिव कुमार है वही मजदूर अधिकार संगठन का प्रेसिडेंट है, इसीलिए इसको टारगेट करके पकड़ा गया। और 12 तारीख वाले दिन, 12 जनवरी वाले दिन वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, फिर भी उसको पकड़ लिया जाए। जो आपका शारीरिक और जानबूझ पीड़न हुआ है, उसके खिलाफ आप क्या आगे कार्रवाई करेगी? देखिए, अभी जो केस चल रहा है, मैं अपने वकीलों के साथ बात करके कैसे कैसे कार्रवाई की जा सकती है वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग को उम्मीद है कि कुछ हो पाए, क्योंकि जनता की काफ़ी सपोर्ट है। शायद कोर्ट से हम लोग को जो न्याय मिल पाए। कोशिश करेंगे कि जो उत्पीड़न हुआ है शिव कुमार के ऊपर, मेरे ऊपर या और लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। एक और सवाल है कि जब आप जेल में थी, क्या किसान आंदोलन में शामिल कुछ औरतें वहाँ पे आपको मिली, और उसके अलावा कैसा रहा आपका? जब मैं जेल में थी, करनाल जेल में, तो मुझे बाहर कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैं जो बुटाना रेप केस की लड़कियों को मैं जहाँ पे जरूर मिली हूँ, जो आशा, सुशीला हैं, सुशीला को बाद में नाबालिग जेल में भेज दिया जाता है। आशा से मैं मिली हूँ। आशा की जो हड्डबीती है वो बहुत ही भयानक थी, सुन के मतलब रूह कांप जाती है कि कैसे पुलिस वाले ऐसे रेप कर सकते हैं एक लड़की का, कि उसके प्राइवेट पार्ट्स ही बाहर आ जाते हैं, खून आने लग जाता है। तो जेल में बहुत ही जो ऐसी चीज़ें हैं जो सच में सवाल बनता है उनके ऊपर। रेप विक्टिम का नाम मतलब बोल दो मीडिया को, उनका नाम जो रेप विक्टिम है आशा सुशीला, प्लीज़ मैंने गलती से नाम लिया कि उनका नाम ना लिया जाए।